हाय फ्रेंड्स, असेसमेंट प्रोसीजर अंडर जीएसटी का ये हमारा फिफ्थ टॉपिक। फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया इट वाज फ्रेंड्स असेसमेंट एंड ऑडिट इंक्लूडिंग सेक्शन 73, 74, 75। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया इट वाज फ्रेंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अवर एग्जामिनेशन, इट इज फ्रेंड्स अपील्स एंड रिवीजन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स हमने विच वाज लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। लास्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कशन किया जो हमने वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव जबरदस्त इंपॉर्टेंट, इट इज फ्रेंड्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। वो चैप्टर में बाकी सब लोगों को बहुत तकलीफ पड़ती है, मैंने बहुत जेन्युइनली ट्राई किया है फ्रेंड्स के एक एक चीज एक एक माइन्यूटली बात आपको पता चले एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव उसको आप याद रख सको। मैक्सिमम टाइम हमने रिवीजन करने का ट्राई किया फ्रेंड्स। तो इट वॉज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो हमारा लास्ट डिस्कशन था। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है विच इज फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग। क्या ये एडवांस रूलिंग फ्रेंड्स? इनकम टैक्स में भी आता है कंसेप्ट ऑफ एडवांस रूलिंग, सिमिलरली जीएसटी में भी कंसेप्ट एडवांस रूलिंग, पर दो में बहुत फर्क है फ्रेंड्स, आसमान जमीन का फर्क है। प्रोसेस में तो बहुत फर्क पड़ जाता है एडवांस रूलिंग फ्रेंड्स। इस चैप्टर को फ्रेंड्स मैंने एक चार्ट में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, बाद में 2-3-4 मैक्सिमम 3 के 4 क्वेश्चन बच जाते हैं जिसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाकी एक चार्ट चैप्टर खत्म। ऐसा मैंने ट्राई किया है, देखो कितना आपको बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। क्या है एडवांस रूलिंग पहले वो समझते हैं फ्रेंड्स, बाद में इसके चार्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे। फ्रेंड्स रूलिंग का मतलब होता है जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट, ऑर्डर। वो मैंने एडवांस में ही ऑब्टेन कर दिया का मतलब फ्यूचर में मुझे लिटिगेशन फेस करने ना पड़े, फ्यूचर में अननेसेसरी लिटिगेशन में मेरा टाइम पास ना हो, ना मेरा मनी वेस्ट हो। सो मैं एडवांस में ही डिपार्टमेंट से रूलिंग ऑब्टेन कर दूंगा, उसको बोलेंगे फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग। वापस एक बार फ्रेंड्स देखो, मैंने कोई सेल्फ असेसमेंट किया, मुझे लोचा लग रहा है कि ये मेरी वैल्यू बरोबर नहीं है, मेरा रेट बरोबर नहीं है, मेरा क्लासिफिकेशन बरोबर नहीं है, क्या मुझे लेना होगा रजिस्ट्रेशन के नहीं लेना होगा रजिस्ट्रेशन, मैं डायलेमा में हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ। तो फ्रेंड्स इस संदर्भ में मैं क्या करूंगा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट करूंगा, भविष्य में डिपार्टमेंट मेरा केस स्क्रूटिनी में आइडेंटिफाई करता है, मुझे इंक्वायरी होती है, मैं लेट अस रॉन्ग प्रूव होता हूं, डिपार्टमेंट मुझ पे टैक्स ने, इंटरेस्ट ने, पेनल्टी ये सब इंपोज करेगा। फ्रेंड्स मैं बिजनेस करूं कि ये लिटिगेशन के प्रोविजंस को समझने का ट्राई करूं। सो लॉ ने क्या बोला, देख मैं तुझे जब भी ऐसा डायलेमा लगता हो, जब भी तुझे कंफ्यूजन लगता हो, तो एक काम कर, क्या काम कर कि एडवांस में ही रूलिंग को, एडवांस में ही ऑर्डर को ऑब्टेन कर दे। सो भविष्य में फ्यूचर में कोई मगजमारी ही ना है, कोई लिटिगेशन का क्वेश्चन ही ना है। मतलब जो भी रूलिंग, जो भी ऑर्डर, जो भी मतलब डिसीजन है वो मैंने एडवांस में ले लिया है, डिपार्टमेंट ने बोला वही मैंने कंसीडर कर लिया है। सो ऑब्वियसली लिटिगेशन फ्यूचर में आ सकते नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते हो, लॉन्ग लिटिगेशन में आपका मनी एंड टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स ऐसा एक प्रोविजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है विच इज असेसमेंट ऑडिट में। याद करो फ्रेंड्स, प्रोविजनल असेसमेंट। दो चीज मुझे नहीं पता थी। क्या नहीं पता था मुझे फ्रेंड्स? मुझे नहीं पता था वैल्यू ऑफ सप्लाई, मुझे नहीं पता था रेट ऑफ टैक्स। जो मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई ना पता हो, रेट ऑफ टैक्स पता ना हो, तो याद करो मैं कमिश्नर को एप्लीकेशन कर सकता था। याद आया फ्रेंड्स? तो वो दो चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड था फ्रेंड्स। ये आप चेक करो तो बहुत सारे मतलब अलग अलग 7 आगे डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, अलग अलग 7 टॉपिक्स को कवर करता है फ्रेंड्स, क्लियर? ये बाइंडिंगनेस क्रिएट करेगा। प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होगा, वो वापस एक बार लेटर से उसका अपील कर सकते हो, आप डिससेटिस्फाइड आप भी अपील फाइल कर सकते हो, डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है। बट एडवांस रूलिंग एक वंडरफुल कांसेप्ट है जो नॉन अपीलेबल है, बिकॉज याद करो फ्रेंड्स, कौन सा ऑर्डर आप अपील में रेस कर सकते हो, इट इज ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। याद आ रहा है फ्रेंड्स? थोड़ा याद करना पड़ेगा अपील्स एंड डिवीजन, बट थोड़ा याद करने का ट्राई करो, थोड़ा लेटर से मेमोरी को थोड़ा शार्प करने का ट्राई करो। तो फ्रेंड्स ऐसा सीखा था हमने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर पास हुआ हो उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो टू विच अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स उसमें याद करो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब कोई भी ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड है और जो उसको अपॉइंट किया गया टू पास एनी ऑर्डर, बट एक्सक्लूडिंग, याद है फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग की सर्टेन अथॉरिटीज को एक्सक्लूड किया था। याद करो, फर्स्ट वाज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, देन एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, देन नेशनल एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इज नॉट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब इसके खिलाफ अपील ना डिपार्टमेंट फाइल कर पाएगा ना टैक्सेबल पर्सन फाइल कर पाएगा। जो ये बोलेगा वो फुल एंड फाइनल होगा, ये अपीलेबल नहीं है। प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होगा, उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर पाएंगे, डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड होगा, डिपार्टमेंट अपील फाइल कर पाएगा। पर फ्रेंड्स ये जो एडवांस रूलिंग होगा इट इज नॉन अपीलेबल, ये जो भी बोलेगा फुल एंड फाइनल होने वाला है फ्रेंड्स, क्लियर? तो एडवांस में आपने डिसीजन ऑब्टेन कर दिया, रूलिंग ऑब्टेन कर दिया, जजमेंट ऑब्टेन कर दिया, जिसके बेसिस के ऊपर आप असेसमेंट करोगे तो लिटिगेशन के कोई चांसेस रहने वाले नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज ये एज सच ही नॉन मतलब अपीलेबल है, इसके अलावा अपील फाइल कर सकते नहीं हो फ्रेंड्स। क्या उसकी प्रोसेस है, इसका डिस्कशन हम आज इस सेशन में करने वाले हैं, विच इज फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 अथॉरिटी होगी, फर्स्ट इज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, उसका बॉस अथॉरिटी, उसको बोलेंगे एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। 2 अथॉरिटी हमारे पास अवेलेबल है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड सेकंड फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल होगा एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, क्लियर? क्या दोनों का रोल है, क्या पिक्चर है, आओ एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं टाइम टू टाइम फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स देखो, एक यहाँ पे पर्सन होगा, वो कौन होगा पता है? इट इज़ एप्लीकेंट। बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। कौन है एप्लीकेंट? दो टाइप के एप्लीकेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। देखो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप अभी स्टूडेंट हो, बट यू आर डिजायरियस टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोलो सही बात ना? सो तब ये वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स, वापस एक बार, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई एम रजिस्टर्ड अंडर ICAI, मेरे पास मेंबरशिप नंबर है, जो भी नंबर होगा, मुझे भी ऐसा जब याद नहीं है, पर मेरे पास मेंबरशिप नंबर है, तो आई एम रजिस्टर्ड अंडर ICAI, यू आर डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड। पता चला? दूसरा बात, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक्टर्स के साथ शादी हो गई फ्रेंड्स, तो दोनों क्या है अभी? शादीशुदा। एग्जाम्पल के तौर पे रणबीर की शादी हो गई दीपू के साथ, तो बोथ आर नाउ व्हाट? रजिस्टर्ड। एंड यू आर व्हाट? आपको शादी करनी है, तो यू आर व्हाट? डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड। बोलो सही बात है ना फ्रेंड्स? तो यहाँ पे दो एप्लीकेंट को कवर किया। फर्स्ट इज होम फ्रेंड्स, एक होगा रजिस्टर्ड, जो ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है, जिसके पास GSTIN है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेकंड कैसा होगा पता है फ्रेंड्स? इट इज डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जिसको ऑब्टेन करना है GST में रजिस्ट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कोई भी पर्सन एप्लीकेंट हो सकता है। नंबर 1, लॉ ने क्या बोला? एक रजिस्टर्ड होगा। नंबर 2 कौन सा होगा? डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड। वो क्या फाइल कर सकते हैं? एप्लीकेशन टू होम फ्रेंड्स? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, इसको बोलेंगे AAR का मतलब उसको बोलेंगे फ्रेंड्स अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। जिस अथॉरिटी से हम एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करते हैं, जो अथॉरिटी या रूलिंग को प्रोनाउंस करती है, उसको बोलेंगे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। दो अथॉरिटी आएगी, AAR, AAR। तो ये फर्स्ट बेसिक अथॉरिटी है विच इज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? उसके लिए एप्लीकेशन, हमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन रिलेशन टू ये एडवांस रूलिंग। एप्लीकेशन हम सप्लीमेंट्री में करेंगे ICAI की, हम हमारे फुलस्केप में करेंगे कि AAR तेरी बहुत याद आ रही है, तू फटाफट आ जा, आई मिस यू, ऐसा हम एप्लीकेशन में लिखेंगे ना। उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म में फॉर्मेट होगा, जिसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन करनी होगी फ्रेंड्स। उसका फॉर्म कौन सा होगा? इट इज GSTARA01। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्म है GSTARA01। प्रोविजनल असेसमेंट मुफ्त में होता था, ये मुफ्त में नहीं होने वाला, यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। कितना होगा? 5000। तो यहाँ पे आपके जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करके ही आप एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे, विच इज व्हाट फ्रेंड्स? 5000। मगज में प्रोसेस को फिट करते चलो, चार्ट को मगज में फिक्स करते चलो। चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट कौन होगा? एप्लीकेंट। मगज में पिक्चर फिट हो जाना चाहिए। बोलो फर्स्ट कौन होगा? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट में दो लोग होंगे, एक होगा रजिस्टर्ड और डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड। नंबर 2, वो क्या करेगा? एप्लीकेशन टू विच अथॉरिटी? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, एप्लीकेशन का फॉर्म कौन सा होगा? GSTARA01। फीस कितनी होगी? 5000। फीस कितनी होगी? 5000। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन में आप कौन से क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हो? ये मम्मी का फेवरेट क्वेश्चन, 4 अटेम्प्ट में से 2 बार ये पूछा गया क्वेश्चन। 4 अटेम्प्ट में से 2 बार पूछा गया क्वेश्चन कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को कौन से मैटर्स के ऊपर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, कौन से मैटर्स वहां पे आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। तो ये 7 मैटर जो हमको याद रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ये 7 मैटर के ऊपर आप क्या फाइल कर पाएंगे? एप्लीकेशन। तो ये 7 मैटर हमारे पास अवेलेबल है, जिसके खिलाफ आप क्या फाइल कर पाएंगे? सॉरी, वापस एक बार, आप क्या फाइल कर पाएंगे फ्रेंड्स? एप्लीकेशन। बोलो क्लियर? मैं रिपीट करता हूं, ये फ्रेंड्स एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब ये 7 क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, 7 के अलावा कोई भी क्वेश्चन आप रेज नहीं कर सकते। जब हम लॉ पढ़ेंगे, 1 मिनट आपको खाली बता दो, आपको क्लैरिटी आ जाए फ्रेंड्स। ये लॉ में जब लिखा गया है तब क्या लिखा गया है? इंक्लूसिव लिस्ट है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट है? मतलब आपके क्वेश्चन जो भी AAR को रेज करने जा रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन वहां पे हो सकते हैं। चेक करो फ्रेंड्स। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, बाद में डिटेल में पढ़ने वाले एज ऑलवेज फ्रेंड्स। देखो The questions, ध्यान से फ्रेंड्स, the questions on which advance ruling is sought under this act shall be in respect of A, B, C, D, E, F, G। मतलब ये 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्वेश्चन ही आप पूछ सकते हो, 7 के अलावा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं नहीं हो। सिंपल वर्ड्स में जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट हो जाएगा, 7 के अलावा कोई भी एडिशनल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं नहीं हो फ्रेंड्स। चलो शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 गो। एप्लीकेंट, बोलो कैसा? रजिस्टर्ड और डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड। ओके, क्या फाइल करेगा? एप्लीकेशन। किस अथॉरिटी को? AAR। नंबर 2, जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा GSTARA01। फीस कितनी होगी? 5000। फीस कितनी होगी? 5000। चलो कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो? फर्स्ट, आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन, का मतलब शेड्यूल 2 के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।
क्या होगा शेड्यूल 2? याद करो फ्रेंड्स, हमारे पे 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ये कहाँ पे रिफर किया था? सप्लाई चैप्टर में। बाप रे बाप, इंटरमीडिएट की बात हो रही है, फाइनल में भी चैप्टर आता ही है फ्रेंड्स। अब देखो 3 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 क्या कहता है? सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। सप्लाई की डेफिनेशन कंसीडरेशन को बहुत अहमियत देती है, मतलब आपके सप्लाई में, आपके एक्टिविटी में कंसीडरेशन होना ही चाहिए फॉर दैट ट्रांजेक्शन, फॉर दैट एक्टिविटी टू बी रिगार्डेड एज व्हाट? सप्लाई। मतलब आपके सप्लाई में कंसीडरेशन इज मस्ट 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 फॉर योर एक्टिविटी, फॉर योर ट्रांजेक्शन टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई। शेड्यूल 1 कहता है फ्यू ट्रांजेक्शंस में भले ना हो कंसीडरेशन तो भी उसको क्या ट्रीट करेंगे? सप्लाई। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, उसमें जो भी ट्रांजेक्शंस कवर किए हैं, ना 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 उसको हम सप्लाई मानने वाले नहीं है, ना 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 उसको हम सप्लाई ट्रीट करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आएगा शेड्यूल 2 विच इज क्लासिफिकेशन, कि आपका सप्लाई का जो भी एक्टिविटी है वो गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है। क्या फर्क पड़ता है सर, गुड्स का सप्लाई हो कि सर्विस का सप्लाई? सुबह क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है। इनवॉइस की रिक्वायरमेंट गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है। लेट अस से टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है। एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है। मतलब क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी बन जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका सप्लाई गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है। नंबर 2, आप एचएसएन कोड के बारे में क्लासिफिकेशन पूछ सकते हो कि मेरा जो भी एचएसएन कोड होगा वो ये फलाना डिगना एचएसएन कोड होगा कि फलाना डिगना ये एचएसएन कोड होगा। तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चंस रेज कर सकते हो। तो फर्स्ट होगा क्लासिफिकेशन। देन होगा फ्रेंड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन। डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया, क्या वो नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल है? शायद कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आया, तो क्या वो एप्लीकेबल आपको है कि आपको एप्लीकेबल नहीं है? उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो टू डबल AR फ्रेंड्स। आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, बाद में वो आपको फॉलो करना होगा। इवन डिपार्टमेंट भी वो फॉलो करने वाला है फ्रेंड्स, बिकॉज ये नॉन अपीलेबल है। आपके ऊपर भी बाइंडिंग, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर भी बाइंडिंग। इट इज नॉन अपीलेबल, आपको भी एक्सेप्ट करना होगा, डिपार्टमेंट को भी एक्सेप्ट करना होगा। 2 चीज आप पूछ सकते हो। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स डिटर्मिनेशन। देखो हम यहां पहले क्या ध्यान रखेंगे बताएं? 4 तो नेशन 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 नेशन, कैसे बताऊं? देखो क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, देन होगा डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी। का मतलब आपकी लायबिलिटी क्या होगी उसको डिटरमाइन करते हुए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब आपके लायबिलिटी का डिटर्मिनेटिव क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में आपकी लायबिलिटी क्या होगी ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो एज ए डिटर्मिनेशन ऑफ योर लायबिलिटी। बोलो क्लियर? 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो, 7 क्वेश्चन पूछ सकते हो, 3 कर दिए, 4 बाकी। बोलो 3 कौन से? क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन। अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलना पड़े, चलो 1 2 3 स्टार्ट। देखना नहीं है, खुद से बोलना है। चलो क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट आएगा रजिस्ट्रेशन। मैंने बोला था ना 4 एशन ऐसे है, खास आपके लिए, एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाया। चलो शुरू हो जाओ। फर्स्ट पूछ सकते हो क्लासिफिकेशन, सेकंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, एंड चौथा होगा रजिस्ट्रेशन। मतलब वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और नॉट। का मतलब जीएसटी में क्या आपको ऑब्टेन करना होगा कि नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में आप यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। टू विच अथॉरिटी? डबल AR। बोलो क्लियर? 7 क्वेश्चन पूछ सकते हो, 4 तो एशन जैसे। चलो शुरू हो जाओ। चलो 1 2 3 स्टार्ट। क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, रजिस्ट्रेशन, 4 तो एशन है। नेक्स्ट आप पूछ सकते हो एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब आपके एक्टिविटीज में, आपके सप्लाई में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? सेक्शन 15 में एडिशन होगा कि रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? टाइम ऑफ सप्लाई कब जीएसटी पेमेंट करने के लिए लायबिलिटी आने वाले, उसके लिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नेक्स्ट आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने जो भी इनवर्ड परचेस किया है क्या उसके आपको आईटी से एलिजिबल है कि एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सप्लाई। आपने जो भी एक्टिविटी की है क्या वो ट्रांजेक्शन को सप्लाई मानू के ना मानू, उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्रेंड्स। क्लियर? मतलब आपकी एक्टिविटी, आपका ट्रांजेक्शन सप्लाई की डेफिनेशन के साथ सप्लाई है कि नहीं है, उसके रिलेटेड आप यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बोलो क्लियर? 7 एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मैं रिपीट करूंगा, 7 के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते नहीं हो। चकाचक एकदम रेडी। चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कैसा? जो एप्लीकेशन करने वाला है वो एप्लीकेंट। बोलो कैसा? रजिस्टर्ड और डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट होगा बोलो एप्लीकेशन किसको करेंगे? टू डबल AR। चलो एप्लीकेशन करने के लिए फॉर्म कौन सा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं देखना है। चलो शुरू करो वापस एक बार पूरा। देखो फ्रेंड्स 3 पेज है, ये सेकंड पेज एंड ये थर्ड पेज। इतना याद रखना है, सॉरी इतना मुझे आपको याद रखना है, सॉरी इतना आपको याद रखना है।
ओके चलो शुरू हो जाओ। नहीं देखना है, नहीं देखना है, चलो शुरू करो। एप्लीकेंट, एक पेज तो हो गया फ्रेंड्स, 3 पेज तो टोटल में। मैंने बोला छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। 3-4 चैप्टर खत्म, क्यों मजा ना आवे? तो शुरू हो जाओ, चलो फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। एप्लीकेंट बोलो कैसा? रजिस्टर्ड और डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड। बोलो क्या फाइल करेंगे? एप्लीकेशन। फॉर्म बताओ। GSTARA01, फीस कितनी? 5000। कौन सी अथॉरिटी का एप्लीकेशन करेंगे? AAR। कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो? 7। कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो? 7। चलो स्ट्राइक करो, 1 2 3 स्टार्ट। क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, बाद में रजिस्ट्रेशन। अभी देखो अलग अलग चैप्टर्स के नाम बोल देने के। बोलो कौन से चैप्टर के नाम बोलने के? टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, बाद में आएगा लेट अस से इट इज इन रिलेशन टू सप्लाई एंड ITC। तो ये अलग अलग 7 क्वेश्चन, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ये 7 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। 7 के अलावा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते नहीं हो। सर 7 के अलावा कौन सा क्वेश्चन होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछ सकते, बिकॉज यहां पे वो फॉल होता नहीं है। पता चला? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो इसमें फॉल ना होता हो उसके लिए आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी मतलब डबल एआर के पास आके क्वेश्चन रेज कर सकते नहीं हो। क्लियर? चकाचक, एकदम रेडी। चलो फ्रेंड्स देखो, आपने एप्लीकेशन की कौन सी अथॉरिटी को? डबल एआर। अभी आगे डबल एआर क्या करेगा आओ जरा चेक करते हैं। फ्रेंड्स देखो डबल एआर, आपने जब भी एप्लीकेशन की तो उसकी एक कॉपी, ध्यान से प्लीज, उसकी एक कॉपी कंसर्न्ड ऑफिसर को ट्रांसफर करेगा। बिकॉज उनके पास डबल एआर के पास आपके रिकॉर्ड्स नहीं होंगे ना फ्रेंड्स, आपके रिकॉर्ड्स तो आपके ऑफिसर के पास होंगे, कंसर्न ऑफिसर के पास होंगे, तो आपके रिकॉर्ड्स कंसर्न ऑफिसर को ट्रांसफर किए जाएंगे फ्रेंड्स। तो डबल एआर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा कंसर्न ऑफिसर को, उनको जरूरत लगी तो रिकॉर्ड्स को मंगवाएगा। डबल एआर को जरूरत लगी तो आपके रिकॉर्ड्स को मंगवाएगा एंड रिकॉर्ड्स को वापस करेगा एज सुन एज पॉसिबल। एकदम सिंपल, आधा पेज तो हो गया। चलो शुरू करें, 1 2 3 स्टार्ट। डबल एआर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, रिकॉर्ड्स वापस करेगा एज सुन एज पॉसिबल। कौन सी अथॉरिटी से ये बातचीत कर रहा है अभी? कंसर्न्ड ऑफिसर, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास अभी आपके रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। सपोज आपके रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे कंसर्न ऑफिसर से, तो वो आपके रिकॉर्ड्स अभी किसके पास आ चुके हैं? डबल एआर। डबल एआर चेक करेगा कि जिस क्वेश्चन को आपने पूछा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एकदम ध्यान से, सख्त ध्यान, चकाचक ध्यान, डबल एआर एक बार चेक करेगा आपके रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर कि आपने ये पर्टिकुलर जो क्वेरी डबल एआर को रेज की है वो कोई अथॉरिटी के पास, मतलब एपेलेट अथॉरिटी, रिविजनल अथॉरिटी, जिस्टेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो भी अपील्स में अलग अलग अथॉरिटी है, इवन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये मैटर पेंडिंग तो नहीं है ना, और ये मैटर उन्होंने डिसाइड करके तो नहीं रखी है ना। वापस एक बार, आपके जो भी रिकॉर्ड्स कंसर्न ऑफिसर से मंगवाए गए उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे डबल एआर चेक करेगा कि आपने जो मैटर डबल एआर के सामने रेस की है, ध्यान से, आपने जो मैटर डबल एआर के सामने रेस की है वो कोई जगह पे डिसाइडेड तो नहीं है ना, वो कोई जगह पे पेंडिंग तो नहीं है ना। बिकॉज देखो पेंडिंग होगी तो दोनों लोग ऑर्डर पास कर सकते हैं, पेंडिंग होगी तो जहां पे पेंडिंग होगी वो अथॉरिटी पास करेगी ऑर्डर प्लस ये अथॉरिटी पास करेगी ऑर्डर, मतलब डबल एआर अथॉरिटी पास करेंगे, बाद में क्लैश होगा, टाइटन क्लैश। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना फ्रेंड्स। नंबर 2, कोई जगह पे ऑलरेडी वो अथॉरिटी डिसाइड करके रखी है तो उसमें आपको डिससेटिस्फेक्शन हो तो अपील फाइल करो, यहां पे क्यों आ रहे हो तुम? पता चला? सपोज जिस स्टेट में आप अपील फाइल करके बैठे थे जहां पे आपका ये मैटर डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, तो उसमें आपको डिससेटिस्फेक्शन है ना, तो जाओ हाई कोर्ट में, स्टेट एरिया बेंच होगी तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में, नेशनल लीगल बेंच होगी तो यहां पे क्यों आ रहे हो तुम अपील फाइल करने, और यहां पे तुम क्यों एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो फ्रेंड्स डबल एआर एक बार चेक करेगा कि आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पेंडिंग तो नहीं है ना, पेंडिंग होगी तो वो भी जजमेंट प्रोनाउंस करे, ये भी जजमेंट प्रोनाउंस करे, टाइटन क्लैश। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, डिसाइडेड तो नहीं है ना, अरे डिसाइडेड होगी तो आप फर्दर अपील फाइल करो, वहां पे डिससेटिस्फेक्शन हो तो यहां पे क्यों आ रहे हो तुम? ओके, तो जो आपकी मैटर कोई जगह पे ना पेंडिंग होगी ना डिसाइडेड होगी तो आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करने वाला है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अदरवाइज क्या करेगा कि ले जाओ आपकी एप्लीकेशन वापस, 5000 रुपीज भूल जा। गेटिंग माय पॉइंट? चेक करो, एप्लीकेशन जो कोई जगह पे पेंडिंग होगी, जो कोई जगह पे डिसाइडेड हो चुकी होगी इन एनी प्रोसीडिंग्स, मतलब इफ इट इज पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग्स इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं है फ्रेंड्स, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे। आओ जो बाय बाय डाटा, घर पे जाके शांति से हो जाओ। क्लियर? अभी वो रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर चेक करते हैं कि ना आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पे पेंडिंग थी ना कोई जगह पे डिसाइडेड थी। ध्यान से, ना आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पे पेंडिंग थी ना कोई जगह पे डिसाइडेड थी, तो ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाले हैं। पता चला? तो फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पे पेंडिंग ना हो, डिसाइडेड ना हो तो भी रिजेक्ट हो सकती है। सर अभी थोड़ी रिजेक्ट होगी, आपने 7 क्वेश्चन के अलावा को क्वेश्चन पूछ लिया, पूछा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो रिजेक्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन इंक्लूड होना चाहिए तो ही आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। बरोबर समझो, आपने एप्लीकेशन की डबल एआर को
जैसे आपने एप्लीकेशन डबल ईयर को की, उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी कंसर्न ऑफिसर को, वहां से रिकॉर्ड्स मंगवा दिए जाएंगे, रिकॉर्ड्स वापस करेंगे फ्रेंड्स एज सुन एज पॉसिबल। अभी देखो आपकी एप्लीकेशन उनके पास अवेलेबल है, रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर वो लोग चेक करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पे पेंडिंग तो नहीं है ना, कोई प्रोसीडिंग्स में डिसाइडेड तो नहीं है ना, है तो स्टेट आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। अदरवाइज भी आपकी एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, रिजेक्शन भी आ सकता है। अभी रिजेक्शन क्यों होगा? अरे 7 के लाख क्वेश्चन आपने पूछ लिया तो रिजेक्शन आने वाला है। दोनों केस में आपकी फीस वेस्ट हो जाएगी, आओ जो बाय बाय टाटा, भूल जानी पड़ेगी फीस फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी फीस, कि आपके क्लाइंट की फीस कभी भी वेस्ट ना हो फ्रेंड्स। क्लियर? तो आपकी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होगी और आगे केस में पेंडिंग थी कि डिसाइडेड थी, दोनों केस में डिपार्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि कोई तकलीफ तो नहीं है ना। अरे तकलीफ है तो तुम्हारी तकलीफ है, उसमें हम कुछ कर सकते नहीं है। एंड बाद में रीजंस लिखने पड़ेंगे कि क्यों आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। दोनों केस में जो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अदर केस में पेंडिंग के डिसाइडेड नहीं थी तो भी रिजेक्शन आता है, तो उस केस में डिपार्टमेंट मतलब डबल एयर, यहाँ पे डिपार्टमेंट की जगह वर्ड बेटर होगा डबल एयर। डबल आपको क्या प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एंड उसमें रीजंस लिखेगा ऑफ रिजेक्शन, कि कौन से रीजन से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, कौन से रीजन से आपकी एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? चकाचक। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे जो ये दो सिचुएशन में आपकी एप्लीकेशन नहीं फॉलो होती होगी। तो चकाचक एकदम रेडी। चलो इतना बोल देते हैं वापस एक बार, 1 2 3 स्टार्ट। फ्रेंड्स मगज में फिट करनी है पूरी प्रोसेस को, बाद में चैप्टर तो फटाफट एकदम स्मूथ जाएगा। मगज में पूरी प्रोसेस को फिट करते चलते। चलो शुरू हो जा, 1 2 3 स्टार्ट। बोलो एप्लीकेंट। कैसा एप्लीकेंट? बोलो 1 2 3 स्टार्ट। रजिस्टर्ड और डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड। बोलो क्या फाइल करेंगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसको फाइल करेंगे? टू फ्रेंड्स हमारे डबल एआर के पास। डबल एआर के पास जैसे एप्लीकेशन फाइल करोगे उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा फ्रेंड्स। कौन सा फॉर्म होगा? GSTARA01। फीस कितनी होगी? 5000। कितने अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हो? 7। एक बार देखना है, नहीं देखना है, खुद से बोलना है। 7 कौन से क्वेश्चन? चलो 1 2 3 स्टार्ट। क्लासिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, बाद में रजिस्ट्रेशन, बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, बाद में टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, बाद में ITC, बाद में सप्लाई, मतलब आपका एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं है उसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो आपकी एप्लीकेशन डबल एआर के पास हो आ चुकी है तो डबल एआर क्या करेगा? उसको कंसर्न ऑफिसर को ट्रांसफर करेगा, उसके कॉपी उसको ट्रांसफर करेगा, उसके रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, रिकॉर्ड्स वापस करेगा एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर? अभी रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पे पेंडिंग तो डिसाइडेड तो नहीं है ना, तो उसको मिलता है कि उसको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पे पेंडिंग थी, कोई जगह पे डिसाइडेड थी, तो वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अदरवाइज भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन आ सकता है। दोनों केस में जो आपकी एप्लीकेशन इधर एक्सेप्ट नहीं की जाती है कि रिजेक्ट की जाती है, अदरवाइज केस में दोनों केस में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे एंड रीजंस लिखने पड़ेंगे रिजेक्शन के। रेडी? चलो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो क्या होगा फ्रेंड्स? आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो वो लोग रूलिंग प्रोनाउंस करने वाले हैं, वो लोग जजमेंट प्रोनाउंस करने वाले हैं। वो लोग खुश, वो जजमेंट प्रोनाउंस करने वाले हैं। आपने जिस बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन फाइल की थी उसका आज आंसर आने जा रहा है। तो फ्रेंड्स वो लोग प्रोनाउंस करेंगे रूलिंग विद इन व्हाट टाइम? 90 डेज। आपने जब भी एप्लीकेशन फाइल की उसके 90 डेज में वो लोग रूलिंग प्रोनाउंस करने वाले, रूलिंग का मतलब ऑर्डर, डिसीजन, वो लोग प्रोनाउंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मटीरियल। फ्रेंड्स अभी देखो रूलिंग प्रोनाउंस करते करते व्हाइल प्रोनाउंसिंग रूलिंग, फ्रेंड्स यहाँ पे जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होगी ना, मतलब डबल एआर होंगे ना, उसमें अलग अलग मेंबर्स होंगे। याद करो जिस स्टेट में अलग अलग मेंबर्स से ओपिनियन में डिफरेंस आया, याद आया? हाईकोर्ट के जजेस में ओपिनियन में डिफरेंस आया। सर क्या थे प्रोविजन? चलो फास्टेस्ट एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। याद करो जिस स्टेट को 2 टाइप की बेंचेस में डिवाइड किया था, नेशनल रीजनल बेंच, स्टेट एरिया बेंच। याद आ रहा है? नेशनल रीजनल बेंच, स्टेट एरिया बेंच। चलो शुरू हो जाओ। उनके मेंबर्स के बीच में ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो याद करो मेजोरिटी को तो क्या फॉलो करेंगे? मेजोरिटी। नाउ इफ इक्वली डिवाइडेड, अलग अलग 3 स्टेप फॉलो करते थे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, याद करो हम 3 स्टेप फॉलो करते थे। स्टेप नंबर 1 कौन सा था? हम ये केस रिफर करते थे प्रेसिडेंट को, मतलब जहां पे मेंबर्स के ओपिनियन में डिफरेंस आता है उस मैटर को रिफर किया जाएगा प्रेसिडेंट को। स्टेप नंबर 2 प्रेसिडेंट नए मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, नए मेंबर्स अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 3 ओल्ड प्लस न्यू मेंबर्स का ओपिनियन बजा करके मिक्स करके मेजोरिटी। याद आया? चलो हाईकोर्ट के जजेस के बीच में ओपिनियन में डिफरेंस आया, याद आ रहा है ना फ्रेंड्स आपको? हाईकोर्ट के जजेस के ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो मेजोरिटी को तो क्या फॉलो करेंगे? मेजोरिटी। नाउ इफ इक्वली डिवाइडेड तो क्या करेंगे? वही स्टेप नंबर 1, वही जजेस नए जजेस को अपॉइंट करेंगे, नए जजेस अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे एंड मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन फ्रॉम ओल्ड प्लस न्यू जजेस हम कंसीडर करने वाले हैं। याद आ गया फ्रेंड्स?
तीसरा आज आने जा रहा है एडवांस रूलिंग ऑथोरिटी, मतलब ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के मेंबर्स के बीच में ओपिनियन में डिफरेंस आए तो क्या करने का। प्रोविजन बहुत अलग है, प्रोविजन बहुत 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 अलग है। चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाइल प्रोनाउंसिंग रूलिंग ओपिनियन में डिफरेंस आता है। इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इट इज फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज रेफरेंस विल बी मेड टू ट्रिपल आर। ओ बाप रे बाप, उनके मेंबर्स के बीच में जो भी ओपिनियन में डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को क्योर करने के लिए हम रेफरेंस किसको करेंगे, टू ट्रिपल आर, उसकी एपेलेट अथॉरिटी। दो अथॉरिटी, एक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, उसके बात की अथॉरिटी, उसकी अपील की अथॉरिटी, इट इज एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो वहां पे आपका रेफरेंस कर दिया जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मेंबर्स के बीच में ओपिनियन मेजॉरिटी हो तो मेजॉरिटी इक्वली डिवाइडेड, तो नॉट लाइक दैट। इट इज व्हाट, हम रेफरेंस किसको करेंगे, डायरेक्टली टू ट्रिपल आर। रेफरेंस विल बी मेड टू होम, ट्रिपल आर। बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी, चलो शुरू हो जाओ। आपकी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर दी तो आपको रूलिंग प्रोनाउंस करना विद इन व्हाट टाइम, 90 डेज आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल। बाद में फ्रेंड्स देखो, रूलिंग प्रोनाउंस करते 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 ओपिनियन में डिफरेंस आया तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस टू ट्रिपल आर, डायरेक्टली आपका रेफरेंस कर दिया जाएगा टू ट्रिपल आर। अदरवाइज मतलब ओपिनियन में डिफरेंस आया नहीं, ओपिनियन में डिफरेंस नहीं आया तो फ्रेंड्स ऑर्डर की जो भी कॉपी होगी वो आपको फॉरवर्ड की जाएगी, मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी, आपको भी ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी कि आप एक बार चेक कर लो, कोई तकलीफ हो तो आगे रेस करना, तकलीफ ना हो तो शांति से बैठ जाओ, रूलिंग आपके ऊपर बाइंडिंग होने वाला है। वापस एक बार, ओपिनियन में डिफरेंस आया तो रेफरेंस करेंगे टू ट्रिपल आर, ओपिनियन में डिफरेंस नहीं आया तो ऑर्डर की जो भी कॉपी होगी फ्रेंड्स आपको फॉरवर्ड की जाएगी, मतलब आपको भी फॉरवर्ड की जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफिसर को भी फॉरवर्ड की जाएगी। दो में से किसी को भी दिक्कत तो हो सकती है ना, आपको ज्यादा फीवर मिल गई डिपार्टमेंट दुखी होगा, आपको कम फीवर मिली आप दुखी होंगे, पता चला। तो फ्रेंड्स ये कॉपी जब आपको ऑर्डर की फॉरवर्ड की जाएगी तो उसमें आप एक बार चेक करोगे, उसका फाइंडिंग्स एक बार आप चेक करोगे कि वो जो भी उन्होंने फाइंडिंग्स वहां पे लेटर से अंदर रखे हुए, ऑर्डर जो भी उन्होंने पास किया है आपको सेटिस्फैक्टरी है कि हां बरोबर है, डिपार्टमेंट को भी सेटिस्फैक्टरी है, हां बरोबर है, मतलब इट इज अग्रीड बाय बोथ द पर्संस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्रीड बाय बोथ द पर्सन, आप भी अग्री करते हो, डिपार्टमेंट भी अग्री करता है तो ये रूलिंग आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, कोई अपील इसके लिए फाइल कर सकता नहीं है। मतलब एक बार बाइंडिंग हो गया बाद में वो तो शॉर्ट हो गया फ्रेंड्स, क्लियर। तो इट इज रूलिंग बाइंडिंग, मतलब आपको भी कोई तकलीफ नहीं है, डिपार्टमेंट को भी कोई तकलीफ नहीं है, रूलिंग क्या होने वाला है, बाइंडिंग। अभी आप डिसएग्री करते हो कि ना मजा नहीं आई, डिपार्टमेंट डिसएग्री करता है कि ना मजा नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, अपील, मतलब जिसको भी डिससेटिस्फेक्शन होगा वो क्या फाइल करेंगे, अपील। एक वर्ड होता है रेफरेंस, एक वर्ड होता है अपील। जब ओपिनियन में डिफरेंस आता है डबल आर में हम रेफरेंस करेंगे टू ट्रिपल आर, जब उनके ऑर्डर में आपको डिससेटिस्फेक्शन है हम अपील करेंगे टू ट्रिपल आर। चकाचक, इतना रेडी, बगल में फिट करते चलो प्रोसीजर, पहले इतना एक बार देख लेते हैं। आपकी एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, रूलिंग प्रोनाउंस आपको करना है, मतलब डबल आर को करना है विद इन व्हाट टाइम, 90 डेज। रूलिंग प्रोनाउंस करते 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 ओपिनियन में डिफरेंस आया, ओपिनियन में डिफरेंस आया, आपको करना है रेफरेंस टू ट्रिपल आर, आपका रेफरेंस जाएगा टू ट्रिपल आर। बट जो ओपिनियन में डिफरेंस नहीं आता है, ए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपिनियन में डिफरेंस नहीं आता है तो उसकी कॉपी, मतलब ऑर्डर की कॉपी आपको फॉरवर्ड की जाएगी, आपको भी अवेलेबल की जाएगी, डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी अवेलेबल की जाएगी। दोनों उस ऑर्डर की कॉपी को शांति से पढ़ेंगे, अपने एंगल को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, कोई पॉइंट के ऊपर उनको डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं है ना, टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन था उसको डिससेटिस्फेक्शन है, अपील फाइल करो ट्रिपल आर को, मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिसर को डिससेटिस्फेक्शन है, अपील फाइल करो ट्रिपल आर को। कोई किसी को भी पर्सन को डिससेटिस्फेक्शन नहीं था, टैक्सेबल पर्सन भी खुश था, डिपार्टमेंट भी खुश था, तो रूलिंग आपके ऊपर बाइंडिंग होने वाला है, वो बाद में अपीलेबल हो सकता नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। अभी जो भी करना है वो अपील फाइल कर दो, जो भी अभी आपको आप डिसएग्री होते हो उसके लिए क्या फाइल करने वाले हो, अपील टू विच अथॉरिटी, ट्रिपल आर विच इज एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फ्रेंड्स। बोलो क्लियर। 2 पेज 2 चार्ट हमने, मतलब 2 चार्ट तो पूरा प्रोसेस तो एक ही है बट हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 अलग अलग पेजेस में डिवाइड किया है। आओ एक फर्स्ट पेज सेकंड पेज एक साथ डिस्कस करके थर्ड पेज के ऊपर फोकस करेंगे, थर्ड पेज के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एप्लीकेंट कैसा होगा, रजिस्टर्ड और डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड, क्या फाइल करेगा, एप्लीकेशन टू विच अथॉरिटी, डबल आर। एप्लीकेशन का फॉर्म कौन सा होगा, GSTARA01। फीस कितनी होगी, 5000। और अलग अलग 7 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, बाद में लेटर से टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपका ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट
डबल ईयर को जब भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, उसकी एक कॉपी वो फॉरवर्ड करेगा किसको, कंसर्न ऑफिसर को, वहां से रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, रिकॉर्ड्स वापस करेगा एज सुन एज पॉसिबल, आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा बेस्ड अपॉन रिकॉर्ड्स कि आपकी एप्लीकेशन को जगह पेंडिंग तो नहीं है ना, डिसाइडेड तो नहीं है ना, जो पेंडिंग की डिसाइडेड थी वो स्टेट अवे रिजेक्ट कर देगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाला नहीं है फ्रेंड्स। उसके अलावा भी आपकी एप्लीकेशन का रिजेक्शन आ सकता है, जो मैंने एक रीजन आपको बताया, 7 का क्वेश्चन था। तो इन बोथ दी केसेस, इन बोथ दी सिनेरियोज आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड फ्रेंड्स रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे इन राइटिंग। अदरवाइज जो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है उसका रूलिंग प्रोनाउंसमेंट करेगा विद इन व्हाट टाइम, 90 डेज। 90 डेज में आपका रूलिंग प्रोनाउंसमेंट होगा आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल। रूलिंग प्रोनाउंस करते ओपिनियन में डिफरेंस आता है, तो इन दिस सिनेरियो इट वुड बी रेफरेंस टू ट्रिपल आर, रेफरेंस किया जाएगा टू ट्रिपल आर। अदरवाइज फ्रेंड्स आपकी ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी, ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी, उसमें जो भी फाइंडिंग्स होंगे वो जो आप अग्री करते हो, डिपार्टमेंट अग्री करता है तो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। पर जो आप डिससेटिस्फाइड हो, डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड है, वो क्या फाइल करेंगे, अपील टू विच अथॉरिटी, ट्रिपल आर। बोलो क्लियर, जिसको बोलेंगे एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अभी देखो फ्रेंड्स, एप्लीकेंट मतलब आपकी बात हो रही है जिसने एप्लीकेशन फाइल की थी इन रिलेशन टू एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, मतलब आपने एप्लीकेशन फाइल की थी कोई मैटर के ऊपर जो 7 क्वेश्चन से प्रिस्क्राइब्ड वो, और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट के साइड से जो ऑफिसर यहाँ पे होगा वो अपील फाइल करेगा। मतलब जो आप डिससेटिस्फाइड हो तो आपको अपील फाइल करनी है। अपील फाइल करने की टाइम लिमिट है फ्रेंड्स विद इन 30 डेज, प्लस 30 डेज का क्या मिल सकता है फ्रेंड्स, आपको एक्सटेंशन। ओरिजिनल टाइम लिमिट इज 30 डेज, बट 30 डेज में उसमें आपको मिल सकता है एक्सटेंशन। ओके, 2 फॉर्म यहाँ पे होंगे फ्रेंड्स, GSTARA02, GSTARA03। अभी 1 मिनट समझो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी पर्सन अपील फाइल एप्लीकेशन फाइल करने वाला है, यहाँ पे जो भी पर्सन एप्लीकेशन फाइल करने वाला है वो ऑलवेज कौन होने वाला है, एप्लीकेंट हु इज रजिस्टर्ड और डिजायरस टू बी रजिस्टर्ड। क्लियर फ्रेंड्स, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे डिस्कशन करेंगे, तब यहाँ पे 2 लोगों को डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, मुझे भी डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 लोग अपील फाइल कर सकते हैं। सो 2 फॉर्म पिक्चर में आते हैं। फर्स्ट होगा GSTARA02, सेकंड होगा GSTARA03। 1 मिनट में आपको बताऊं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चेक करो, मुझे जो फॉर्म के रेफरेंस आपको बताने हैं। देखो, फॉर्म एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन टू अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही फॉर्म होगा एज पर रूल नंबर 104, वो कौन सा होगा, GSTARA01। फीस कितनी होगी, 5000। ओके, हम आगे जो रूल्स में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जहाँ पे 2 फॉर्म होंगे, जरा ये चेक कर लो, 100 सेक्शन एंड यहाँ पे फॉर्म आप चेक करो रूल नंबर 106। फ्रेंड्स देखो 2 फॉर्म होंगे, GSTARA02, GSTARA03। क्लियर। देखो नेक्स्ट, जब टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है और डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड है, उसको डिससेटिस्फेक्शन होगा, उसको अपील फाइल करनी होगी, तो उसका फॉर्म कौन सा होगा, GSTARA02। एंड जो डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड होगा, डिपार्टमेंट के ये जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को अपील फाइल करनी होगी, तो उसके लिए अपील का फॉर्म कौन सा होगा, GSTARA03। थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा आपको थोड़ा इरिटेशन फील हो, ऐसा पॉइंट है कि फीस हमारे लिए होगी 10,000 रुपीज़। जब भी हमको डिससेटिस्फेक्शन होगा, हम जब अपील फाइल करेंगे ट्रिपल आर को, हमारी फीस कितनी होगी, 10,000। एंड जब डिपार्टमेंट फाइल करो तो कुछ नहीं। कितना बड़ा जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है। 10,000 का मतलब 5 महीने की हमारी मेहनत, 2,000 रुपये का पर मंथ आप कंसिडर करो हमारा स्टाइपेंड, तो 5 महीने की मेहनत एक खाली एप्लीकेशन, सॉरी एक खाली अपील हमारा ले जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा ₹10,000 एंड यहाँ पे कोई फीस होने वाली नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट जब भी अपील फाइल करेगा टू ट्रिपल आर, उसमें कोई फीस होती नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। तो जब हमको डिससेटिस्फेक्शन है, हम अपील फाइल करेंगे, डिपार्टमेंट को डिससेटिस्फेक्शन है, डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा। हमारे लिए फॉर्म कौन सा होगा, GSTARA02, मतलब एप्लीकेंट एज अ रजिस्टर्ड पर्सन के डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी हमारा फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, GSTARA02। एंड डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म कौन सा होने वाला है, GSTARA03। फीस कितनी होगी, 10,000। 10,000 की फीस GSTARA02 के केस में एप्लीकेबल होगी, 03 के केस में एप्लीकेबल होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। तो हमको डिससेटिस्फेक्शन था, हमने अपील कहां पे प्रीफर की, विद इन 30 डेज प्लस एक्सटेंशन 30 डेज का। हमने कहां पे अपील प्रीफर की, हमने अपील प्रीफर की टू अथॉरिटी विच इज एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो उसकी अपीलेट अथॉरिटी है, बेसिक अथॉरिटी है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, उसकी अपील की अथॉरिटी कौन सी, इट इज एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अभी जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं बहुत गजब, अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, गजब गजब पॉइंट। चेक करो, आपको अपील को डिस्पोज ऑफ करना है विद इन व्हाट टाइम, 90 डेज। तो यू नीड टू डिस्पोज ऑफ दिस पर्टिकुलर अपील विद इन व्हाट टाइम, 90 डेज। आगे भी डबल आर को भी जो अपील को डिस्पोज करना था वो भी टाइम लिमिट 90 डेज की थी। ट्रिपल आर भी जो अपील को डिस्पोज करने जा रहा है उसके टाइम लिमिट भी कितने होने वाले, 90 डेज। मतलब दोनों अथॉरिटी की अब जो भी मतलब आप जो एप्लीकेशन वहां पे करते हो, जो भी अपील फाइल करते हो, उसको प्रोनाउंस करने की, ऑर्डर को प्रोनाउंस करने की टाइम लिमिट कितनी है, दोनों केस में इट इज 90 डेज। ओके,
अपील डिस्पोज करते करते वाइल डिस्पोजिंग अपील, जो गजब पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, गजब है, आहा गजब गजब है। ओपिनियन में डिफरेंस आया, हो सकता है जैसे डबल एआर के ओपिनियन में डिफरेंस आया तो हमने क्या किया था, रेफरेंस टू ट्रिपल एआर, ट्रिपल एआर के ओपिनियन में डिफरेंस आया। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रिपल एआर के ओपिनियन में डिफरेंस आया, आंसर तो पढ़ो, गजब। मेरे 5,000 रुपये जो आगे अपील में रखे थे, डबल एआर को अपील फाइल की थी, एप्लीकेशन फाइल की थी, तब रखे थे, डिससेटिस्फेक्शन था। 10,000 रुपये मैंने ट्रिपल एआर को दिए, 15,000 रुपये का चांदला कर दिया, नुकसान कर दिया उन्होंने। उनके ओपिनियन में डिफरेंस आता है, मेरे 15,000 रुपये का चांदला हो जाता है। कैसा जोरदार प्रोविजन, खतरनाक प्रोविजन, नो एडवांस रूलिंग। बहुत से लोगों के मन में ऐसा डाउट होगा सर तो करने का क्या, करो सेल्फ असेसमेंट। अपील में जाने के जो भी या रेडी हो जाओ अपील में जाने के लिए। डिपार्टमेंट इस चीज को अपील में कंसीडर कर सकता है। जब भी डिपार्टमेंट को लगेगा कि आपने सेल्फ असेसमेंट बरोबर नहीं किया है, डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करेगा, स्क्रूटिनी में आइडेंटिफिकेशन हुआ कि आपका सेल्फ असेसमेंट तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ नहीं है, डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करके आपको बाद में उनको लगेगा तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ पे करवाएगा। नो एडवांस रूलिंग इज वेरी 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 वर्स्ट सिचुएशन जो मुझे लग रहा है प्रोविजन के हिसाब से। कोई ना कोई सॉल्यूशन लॉ को ढूंढना था, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अवेलेबल विद व्हाट, नो एडवांस रूलिंग। उनके ओपिनियन में डिफरेंस आता है, फर्स्ट मैं जाता हूं, चलो मैं तो फंस गया, वो सेकेंडरी बात है, 15,000 रुपये का चांदला वो थोड़ा खूंचता है दिल को फ्रेंड्स, बट क्या कर सकते हैं, प्रोविजन तो प्रोविजन है। अपील डिस्पोज करते करते ओपिनियन में डिफरेंस आता है, नो एडवांस रूलिंग। एंड नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, अदरवाइज ऑर्डर की कॉपी सबको फॉरवर्ड कर दी जाएगी कि ये ओपिनियन में डिफरेंस नहीं है तो ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इसके बाद कोई भी अपील पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट ही करो। आपको भी मतलब आपको भी ऊपर भी बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग है, फुल एंड फाइनल हो जाएगा, ये अपीलेबल नहीं है फ्रेंड्स, ये फुल एंड फाइनल। आओ जो बाय बाय टाटा बोलो, क्लियर। एक छोटा सा पॉइंट बाकी रहा, बाकी एडवांस रूलिंग चैप्टर हमने 70-80% तक कवर कर लिया फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू। है इतना चैप्टर खत्म हो गया, एब्सोल्युटली यस, चकाचक रेडी। चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 स्टार्ट। एप्लीकेंट कैसा, जितनी बार चार्ट को बोलोगे उतनी बार फायदा होगा, पहले से बचपन से बताया है। चलो शुरू हो जाओ। एप्लीकेंट कैसा, रजिस्टर्ड और डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड। एप्लीकेशन करो किसको, एप्लीकेशन करेंगे टू डबल एआर। जब एप्लीकेशन फाइल करते हो उसका फॉर्म होगा विच इज GSTARA01। फीस कितनी, 5,000 आपकी फीस रहने वाली है। कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, 7 अलग अलग क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, बाद में रजिस्ट्रेशन, बाद में आएगा फ्रेंड्स टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, बाद में आएगा ITC, बाद में आएगा आपका ट्रांजैक्शन एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं है। नेक्स्ट आएगा इन रिलेशन टू डबल एआर, जो भी आपने एप्लीकेशन फाइल की वो एक उसकी कॉपी फॉरवर्ड करेगा कंसर्न ऑफिसर को, वहां से रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, रिकॉर्ड्स वापस करेगा एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, कोई जगह पे पेंडिंग तो नहीं है ना, कोई जगह पे डिसाइडेड तो नहीं है ना, उसको लगेगा कोई जगह पे पेंडिंग है, कोई जगह पे डिसाइडेड है, तो स्टेट अवे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। 5,000 रुपीज का चांदला यहां पे हो जाएगा जो आपने यहां पे एप्लीकेशन फाइल की होगी। तो अदरवाइज भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन आ सकता है कोई भी मैटर के ऊपर। दोनों केस में जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती है, कंसीडर नहीं की जाती है, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, प्लस उसमें रीजन मेंशन करने पड़ेंगे ऑफ रिजेक्शन। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट करेंगे, जब आपकी एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट करेंगे तब उसका रूलिंग प्रोनाउंस करना होगा विद इन व्हाट टाइम, 90 डेज आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल। आपका वो प्रोनाउंसमेंट होने वाला है 90 डेज में। रूलिंग प्रोनाउंस करते 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 ओपिनियन में डिफरेंस आता है, हम करेंगे रेफरेंस टू ट्रिपल एआर। हम क्या करने वाले हैं, रेफरेंस टू ट्रिपल एआर। अदरवाइज आपकी कॉपी ऑर्डर के फॉरवर्ड कर दी जाएगी, उसमें जो भी फाइंडिंग्स है आपको एक्सेप्टेबल है, डिपार्टमेंट को एक्सेप्टेबल है, बाइंडिंग हो जाएगा आपके ऊपर, रूलिंग बाइंडिंग होगा, इट इज नॉन अपीलेबल। अब स्टोरी वहां पे खत्म हो जाती है, दोनों को डिससेटिस्फेक्शन है ही नहीं तो रूलिंग बाइंडिंग होने वाला है। अदरवाइज आपका जो भी मतलब फाइंडिंग्स है उसमें आपको डिससेटिस्फेक्शन है, डिपार्टमेंट को डिससेटिस्फेक्शन है, आप क्या फाइल करोगे, अपील। अपील किसको, टू ट्रिपल एआर। क्लियर। तो फ्रेंड्स जो आपको डिससेटिस्फेक्शन है कि डिपार्टमेंट को डिससेटिस्फेक्शन है, अपील प्रीफर की जाएगी टू ट्रिपल एआर। अपील फाइल करनी है विद इन व्हाट टाइम, 30-30 डेज। उसमें एक्सटेंशन कितना आएगा फ्रेंड्स, वापस एक बार 30-30 डेज। एंड जो उसका फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, GSTARA02 और GSTARA03। फ्रेंड्स जो टैक्सेबल पर्सन होगा मतलब जो एप्लीकेंट है उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा, GSTARA02। एंड जो डिपार्टमेंट होगा उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा, GSTARA03। हम जब अपील फाइल करते हैं ट्रिपल एआर को, हमारी फीस कितनी होगी, 10,000। ओके। नेक्स्ट होगा वो अपील डिस्पोज करते करते उसके पहले वो अपील डिस्पोज विद इन व्हाट टाइम करेगा, 90 डेज। अपील डिस्पोज करते करते ओपिनियन में डिफरेंस क्रिएट होता है, ओपिनियन में डिफरेंस आता है, नो एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग होने वाला नहीं है, अदरवाइज आपको ऑर्डर कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। क्लियर।
दो जगह पे आपको ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड की जाती है फ्रेंड्स। फर्स्ट कहाँ पे, जब ये आप एक्सेप्ट कर देते हो, अग्री करते हो, तब रूलिंग आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। यहाँ पे ऑर्डर की कॉपी आपको फॉरवर्ड की जाएगी, रूलिंग आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी, जो रूलिंग आपको कंपल्सरी बाइंडिंग रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। दोनों में जो कोई भी मिस्टेक है विच इज एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, इफ एनी मिस्टेक इज देयर विच इज एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। याद करो डिस्कशन किया था इसका अपील्स एंड रिविजन्स में, थोड़ा 2-3-5 पॉइंट बोल दो आपको याद आ जाएगा फ्रेंड्स। याद करो, सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, हाई कोर्ट मतलब सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, हाई कोर्ट जजमेंट साइटेड विच इज नॉट कंसिडर, और केस साइटेड विच इज नॉट कंसिडर, मतलब जो भी ऑर्डर पास हुआ इट इज ऑन रॉन्ग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पॉइंट्स थे इसका रेफरेंस भी सेक्शन 161 के साथ। याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको? हाईकोर्ट के केस में और इवन कोई भी केस में, हम जिस्टेट के बारे में बात करते थे, तो जिस्टेट के केस में देयर वर स्पेसिफिक प्रोविजन इन रिलेशन टू रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो जिस्टेट के पास स्पेसिफिक प्रोविजंस थे, बाकी सारी अथॉरिटी के पास रेक्टिफिकेशन करने के पावर्स कहां से आते हैं? सेक्शन 161। मेरे चार्टर अकाउंटेंट याद आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो एडवांस रूलिंग के पास भी ये पावर्स है कि उसका कोई भी ऑर्डर पास होता है, उसमें कोई भी मिस्टेक है विच इज एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो विद इन व्हाट टाइम? 6 मंथ्स। इसके थोड़े और डिटेल में जाऊंगा, टेक्निकल डिटेल्स में जाऊंगा, तब उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। अभी ना समझो कि आपके पास 2 ऑर्डर हो सकते हैं। फर्स्ट किसका ऑर्डर होगा फ्रेंड्स? ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, जो ये ऑर्डर पास हुआ है वो, सॉरी ये देखो ये ऑर्डर पास हुआ है वो, ये ऑर्डर जो पास हुआ है वो फॉरवर्ड कॉपी जो आपने एक्सेप्ट कर दी है, तो इसमें कोई भी आपका लेटर से मिस्टेक होगा विच इज एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, उसको आप रेक्टिफाई करवाने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी जो भी आपका ऑर्डर पास हुआ है उसको आप रेक्टिफिकेशन करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ये जो भी फ्रेंड्स रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन होगी वो विद इन व्हाट टाइम होने वाली है? वो होने वाली है विद इन 6 मंथ्स। प्लस आपको डिपार्टमेंट आपके एडवर्स कोई भी जजमेंट आता होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा? अपॉर्चुनिटी। बोलो क्लियर? चकाचक एकदम। 70 to 80% चैप्टर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप उसका रीडिंग करते हैं, जो भी पॉइंट्स बीच में थोड़े बाकी रह गए उसको हम कंक्लूड करते जाते हैं। रिलेटिवली बहुत इजी चैप्टर है, रिलेटिवली बहुत शॉर्ट चैप्टर है, कंटेंट इतना वाइड नहीं है फ्रेंड्स जितना अपील्स एंड डिवीजन का है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का है, इवन असेसमेंट ऑडिट का भी कंटेंट तो वाइड ही है, 73, 74, 75 वगैरह फ्रेंड्स। क्लियर? आओ जरा डिस्कशन करते हैं रीडिंग वाइज हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का विच इज फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग। कुछ डेफिनेशंस है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या फ्रेंड्स? सेक्शन 95, एक सेक्शन याद रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। सेक्शन 95 एडवांस रूलिंग मीन्स डिसीजन प्रोवाइडेड बाय ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी कौन? ये रही ऑथोरिटी। डेफिनेशन में 3-4 डेफिनेशंस है। ऑथोरिटी का मतलब क्या? ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग रिफर टू इन सेक्शन 96। ये रही सेक्शन 96, उसको बाद में देख लेते हैं, अदरवाइज तो अंदर चलते जाएंगे फ्रेंड्स। ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग मतलब ऑथोरिटी। एडवांस रूलिंग मीन्स व्हाट? डिसीजन प्रोवाइडेड बाय ऑथोरिटी और एपेलेट ऑथोरिटी। हु इज एपेलेट ऑथोरिटी? ये रही एपेलेट ऑथोरिटी। मीन्स एपेलेट ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इसको बोलेंगे AAAR, एपेलेट ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग रिफर टू इन सेक्शन 99 में उसका रेफरेंस आएगा फ्रेंड्स। चलो वापस आ जाओ। एडवांस रूलिंग मीन्स डिसीजन प्रोवाइडेड बाय ऑथोरिटी और एपेलेट अथॉरिटी टू एप्लीकेंट। हु इज एप्लीकेंट? वापस एक बार डेफिनेशन। एप्लीकेंट का मतलब क्या? मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड और डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड, डिजायरियस ऑफ ऑब्टेनिंग व्हाट? रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। मतलब एप्लीकेंट का मतलब क्या? जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो और डिजायरियस टू बी रजिस्टर्ड, वो एप्लीकेंट। ऑन मैटर्स और क्वेश्चंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 97 सबसेक्शन 2। ये सबसेक्शन के 7 सेक्शन आपको याद रखनी है। 97 सबसेक्शन 2, 97 सबसेक्शन 2 में कौन से क्वेश्चंस है? ये रही हमारी सेक्शन 97, उसका ये सबसेक्शन 2, जो अलग अलग 7 क्वेश्चंस है, जो मम्मी ने आज तक 2 बार पूछा है। कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आप एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन के ऊपर एडवांस रूलिंग पूछ सकते हो, मतलब कौन से मैटर्स के ऊपर एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन हो सकती है। ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव। वापस एक बार, एडवांस रूलिंग मीन्स डिसीजन प्रोवाइडेड बाय ऑथोरिटी or appellate authority to applicant or matters on questions specified in section 97 subsection 2 और 100 subsection 1। ये 100 subsection किसके लिए होगी? appellate authority of advance ruling। वहाँ पे जो भी अपील फाइल होती है ना वो सेक्शन 100 में कवर होगी फ्रेंड्स। इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। हा क्या गजब पॉइंट, बाप रे बाप। मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले क्वेश्चन रेस करता हूँ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन रेस करता हूँ। एक ऐसा सप्लाई था फ्रेंड्स, एक्ट पढ़ने की मजा ही कुछ और होती है।
एक बार आप धीरे धीरे पढ़ना सीख जाओगे ना, बहुत कुछ तो आपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ग्रैब कर भी लिया है। मतलब जैसे आपके डाउट्स आते हैं ना फ्रेंड्स, जो लेवल के आपके डाउट है ना, उससे समझ में आ जाता है कि आपने जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, वो फ्रेंड्स गजब ही है। एंड ऐसा ही आप मतलब करते रहना फ्रेंड्स, यही आपको पैसे की बारिश करके दे देगा फ्रेंड्स, सोच भी नहीं पाओगे एंड आपका बेडरूम भर जाएगा पैसों से फ्रेंड्स। सप्लाई, मैं जो कह रहा हूँ बरोबर समझने का ट्राई करो। सप्लाई, सिचुएशन ए है फ्रेंड्स, ऑलरेडी अंडरटेकन है, मतलब सप्लाई खत्म हो चुका है, पास्ट टेंस, सप्लाई खत्म हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज बीइंग अंडरटेकन, मतलब अभी हम सप्लाई कर रहे हैं, इज बीइंग अंडरटेकन। एंड थर्ड, इट्स प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन, मतलब हम अभी सप्लाई फ्यूचर में करने वाले हैं। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑलरेडी, बीइंग, प्रपोज टू बी। तीन टेंसेस है। इंग्लिश हम ज़्यादा सीखते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी कभी फ्रेंड्स। एक स्टूडेंट का कल व्हाट्सएप आया था फ्रेंड्स, वो मैंगो वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वो आई थिंक इट वाज सेक्शन 132 में लास्ट क्लास समझाने के लिए मैंगो वाला एग्जाम्पल दिया था। तो किसी का व्हाट्सएप आया था, आज की बात है क्या कल की बात है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसका व्हाट्सएप आया कि सर हम इंग्लिश सीख रहे हैं कि जीएसटी सीख रहे हैं कि दोनों सीख रहे हैं। ऐसे सब सप्लाई की डिफरेंस में आता है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो उसने अकॉर्डिंगली करेक्ट किया था कि वी आर लर्निंग व्हाट, इंग्लिश और एक्ट और बोथ। तो भाई मैंने रिप्लाई कर दिया कि बोथ, ऐसा फ्रेंड्स टाइम पास था। देखो सप्लाई अंडरटेक हो चुका है, पास्ट टेंस। सप्लाई इज बीइंग अंडरटेकन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सप्लाई होने वाला है, फ्यूचर टेंस। कौन से ट्रांजैक्शन के लिए, कौन सी एक्टिविटी के लिए, कौन से नेचर ऑफ सप्लाई के लिए मैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं, ध्यान से पढ़ना। इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। दो चीज को कवर करने का ट्राई किया, बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। तीन चीज हो सकती है, सप्लाई का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो रहा है, सप्लाई का ट्रांजैक्शन होने वाला है। तीन चीज में से मैं कौन सी एक्टिविटी के लिए, कौन से ट्रांजैक्शन के लिए यहां पे क्वेश्चन कर सकता हूं, यहां पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। लॉ कहता है एडवांस रूलिंग का मतलब क्या। एप्लीकेशन आप करने जा रहे हो डबल AR को, ट्रिपल AR को, फॉर योर सप्लाई ट्रांजैक्शन बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। ख्याल आया फ्रेंड्स, पता चला का मतलब जब आपका ट्रांजैक्शन बीइंग अंडरटेकन है, एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। प्रपोज टू बी अंडरटेकन है, एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। बट व्हेन इट इज ऑलरेडी अंडरटेकन, आप लॉजिकली बताओ फ्रेंड्स, क्लिस्टर क्लियर लॉ कहता है बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। तो जब ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुका है, क्या उसके लिए मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं टू डबल AR। आपका मन क्या कहता है फ्रेंड्स, आपका दिल क्या कहता है, मुझे दोनों का आंसर दो। मन कहता है वो भी आंसर दो, दिल कहता है वो भी आंसर दो। क्रिस्टल क्लियर है फ्रेंड्स, जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकता नहीं हूं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, डन। बट हमारी मम्मी कुछ अलग कहती है। क्या कहती है मम्मी, मैं आपको लाइव बता देता हूं फ्रेंड्स। देखो हमारी मम्मी कुछ अलग कहती है। क्या कहती है मम्मी, जरा चेक करो। बाद में हमने मम्मी ने जो बोला वही हम फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, उसमें कभी हम सेकंड थॉट क्रिएट नहीं करेंगे। पर मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया कि लॉ क्या कहता है, सप्लाई का ट्रांजैक्शन बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन, लॉ में ऐसा लिखा है। बट हमारी मम्मी क्या कहती है वो आपको बता दूं फ्रेंड्स। देखो ये हमारा एडवांस रूलिंग का चैप्टर, थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 97, क्वेश्चन फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व्ड। द डेफिनेशन ऑफ एडवांस रूलिंग गिवन अंडर दिस एक्ट इज अ ब्रॉड वन। हाँ हमको पता है, आगे बोलो ना। अंडर जीएसटी एडवांस रूलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड, क्या लिखा मम्मी ने, थोड़ा छटक गया है मम्मी का, चेक करो। अंडर जीएसटी एडवांस रूलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन, वो तो समझ सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन और एज वेल एज अ ट्रांजैक्शन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
क्या लिखा है, ऑलरेडी अंडरटेकन। क्या कहता है एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन जरा बताओ तो, बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। मम्मी कहती है जो आपने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अंडरटेक कर दिया है तो भी एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन कर सकते हो फ्रेंड्स। बट मम्मी ने बोला वही हम फॉलो करेंगे, बट मुझे लगा आपको एक्ट पता होना चाहिए, रादर पता ही होना चाहिए। सो एज पर मम्मी हम क्या फॉलो करेंगे, ट्रांजैक्शन अंडरटेक हो चुका हो, ट्रांजैक्शन अंडरटेक हो चुका हो तो भी हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फ्रेंड्स। क्लियर सर, ऐसा थोड़ी हो। मम्मी कहती है मैं क्या करूं फ्रेंड्स, मैंने तो बता दिया कि नहीं हो सकता, बट मम्मी कहती है हो सकता है, तो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हो सकता है, मम्मी बोले वो फाइनल फ्रेंड्स। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन लास्ट टाइम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Decision provided by authority or appellate authority to applicant on matters or questions specified in section 97 subsection 2 एग्जाम पर्सपेक्टिव हाईएस्ट इंपॉर्टेंट वो 7 क्वेश्चन, और सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 जो अपील फाइल करते हैं ट्रिपल आर को, उसकी बात है। नेक्स्ट होगा इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है हमको पता है, रजिस्टर्ड डिजायर्स टू बी रजिस्टर्ड। एप्लीकेशन का मतलब क्या, एकदम सिंपल है, मीन्स एप्लीकेशन मेड टू द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 97 सबसेक्शन 1। ठीक है, 96 में ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एग्जाम पर्सपेक्टिव कोई काम की सेक्शन नहीं, आरओ कर देना, एग्जाम के अगले दिन पढ़ने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्या पढ़ने का वो मैंने आपको बता दिया, चार्ट रिफर करके जाने का, जो मैं क्वेश्चन टिक करूंगा वो रिफर करने के, तो चार्ट में कवर नहीं कर पाया हूं मैं फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ नहीं सेट हो रहा है फ्रेंड्स, वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वो अलग से उसका डिस्कशन है। सो फ्रेंड्स क्लियर, तो वो क्वेश्चन पढ़ने के बाकी पूरा चैप्टर चकाचक हो जाएगा, 10-15 मिनट का काम है फ्रेंड्स, डे बिफोर एग्जामिनेशन, अभी नहीं, चेक करो। मतलब ये 96 एग्जाम पर्सपेक्टिव कोई काम की नहीं। Subject to provisions of this chapter, for the purpose of CGST Act, the authority for advance ruling constituted under provision of SGST Act or UT-GST Act shall be deemed to be authority for advance ruling in respect of that state or UT। क्या उखाड़ लिया इतना बोल के, मतलब जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो पर्टिकुलर स्टेट ने मतलब क्रिएट की होगी, यूटी ने क्रिएट की होगी, उस स्टेट के लिए डीम कर दी जाएगी वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, तो है, हम क्या करें फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन कोई काम का नहीं। Central government, state government shall appoint officer of rank of joint commissioner as a member of authority of advance ruling। मतलब जो भी members होंगे authority of advance ruling के, वो कौन सी authority एटलीस्ट होने वाली है, होने वाली है एटलीस्ट ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, एटलीस्ट वहां तक आपकी अथॉरिटी होगी, मतलब ये अथॉरिटी और उसके ऊपर आपकी अथॉरिटी हो सकती है फ्रेंड्स। क्लियर, एग्जाम पर्सपेक्टिव कोई काम का नहीं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट शुरू होता है सेक्शन 97, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव एकदम इंपॉर्टेंट, ये तो आहा गजब इंपॉर्टेंट। चलो, एन एप्लीकेंट, हु इज एप्लीकेंट, रजिस्टर्ड और डिजायरस टू बी रजिस्टर्ड, हमको पता है। डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग अंडर दिस चैप्टर में मेक एप्लीकेशन। आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे AR की, उसकी आप एप्लीकेशन जो भी फाइल करोगे टू AR, उसके यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स। इन सच फॉर्म, बोलो विच फॉर्म, GSTARA01 and manner and accompanied by such fees। बोलो what amount of fees, 5000 एज में भी प्रिस्क्रिप्शन आ चुका है, उसके रूल्स हमारे पास अवेलेबल है, आप नीचे चेक कर सकते हो। फॉर्म मैनर ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म होगा GSTARA01, फीस कितनी होगी फ्रेंड्स, 5000 विच इज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 104। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटिंग द क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग इज सॉट, उसमें एप्लीकेशन में आप लिख दोगे कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपको एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करना है फ्रेंड्स। क्लियर, तो वहां पे आप क्वेश्चन स्टेट करने वाले हो। चलो चेक करो कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो क्लासिफिकेशन, उसके पहले ये लाइन वापस पढ़ लेता हूं मैं। क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग इज सॉट अंडर दिस एक्ट शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, अलग अलग 7 क्वेश्चन को आपके एप्लीकेशन में आप इंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट इज फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ। इन शॉर्ट यू में आस्क रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन कि आपका ये सप्लाई जो भी आपने किया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसका HSN कोड क्या है, उसका क्लासिफिकेशन का एप्लीकेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट, मतलब आपने जो भी डिपार्टमेंट ने जो भी लॉ ने जो भी गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन इश्यू किया है वो क्या नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल होगा कि एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बारे में क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, सेकंड इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इज डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन नहीं फ्रेंड्स, पहले ये डिटर्मिनेशन ये डिटर्मिनेशन गलत है फ्रेंड्स, इट इज टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब आपका टैक्स पेबल कितना आने वाला है उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन, वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। सिंपल वर्ड्स में इसको हम कैसे बुलाएंगे, रजिस्ट्रेशन। मतलब
आपको ऑप्टेन करना होगा कि नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 जो कंपल्सरी लिस्ट उसमें फॉल होते हो कि नहीं होते हो, थ्रेशोल्ड लिमिट जो अवेलेबल है एक्चुअल टर्नओवर आपका उसको क्रॉस करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में वेदर यू आर लायबल टू रजिस्टर और नॉट उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। 4 हो गए, सन 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 सन, क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, रजिस्ट्रेशन, बच गए, वो चेक कर लो। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी की एडमिसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय एप्लीकेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अमाउंट्स टू और रिजल्ट्स इन अ सप्लाई, मतलब आपने जो भी एक्टिविटी की है, आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है, क्या वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विद इन द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। दैट टर्म का मतलब क्या, सप्लाई के टर्म में, सप्लाई की डेफिनेशन में ये एक्टिविटी फॉल होगी कि नहीं होगी, ये ट्रांजैक्शन फॉल होगा कि नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो। सिंपल वर्ड्स में 7 क्वेश्चन को पूछ सकते हो। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये 7 के अलावा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते नहीं हो फ्रेंड्स। ये 7 क्वेश्चन ही आपके एप्लीकेशन में आप इंक्लूड कर सकते हो, ये 7 क्वेश्चन ही आपके एप्लीकेशन में होने चाहिए। रेडी, चकाचक। चलो 104 रूल नंबर डिस्कस कर लिया। फॉर्म है उसका GSTARA01। फीस कितनी होगी, ₹5000। क्लियर। तो लास्ट वॉज सेक्शन 97, याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव 97 सब सेक्शन 2, एग्जाम पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड सेक्शन 98, पूरी प्रोसीजर है ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन तो कर दी, उसके बाद पूरी प्रोसेस क्या होगी, उसके बाद पूरा लेटर से मैनर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सब सेक्शन 1 एकदम सिंपल है, हमारे चार्ट के साथ एग्जैक्ट आप कोरिलेट कर पाओगे, ऐसा चकाचक क्लैरिटी आ चुका है फ्रेंड्स आपको चार्ट के थ्रू। चेक करो। On receipt of application, the authority shall cause a copy thereof to be forwarded to the concerned officer. जैसे एप्लीकेशन मिली AAR को, कंसर्न ऑफिसर को उसके कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एंड इफ नेसेसरी कॉल अपॉन हिम टू फर्निश द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स, उसको बुलाएंगे रिकॉर्ड्स फर्निश करने के लिए। AAR एप्लीकेशन देगा, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन देगा कंसर्न ऑफिसर को, उसके पास रिकॉर्ड्स मंगवाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर any records have been called for by the authority in any case such records shall as soon as possible be returned to the said concerned officer। जैसे काम खत्म हुआ as soon as उसको वापस कर दो। सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोलना हो तो इसको बोल सकते हैं 97 सब सेक्शन 1। इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स, देखो इसको बोल सकते हैं 97 सब सेक्शन 2। देखो ये रहा फ्रेंड्स 97 सब सेक्शन 2 जो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्शन में लिख नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, अदरवाइज आपको कोड करना हो तो कर सकते हैं। इट इज फ्रेंड्स यहाँ पे इट इज 98। ये जो पार्ट हुआ ना फ्रेंड्स, देखो ये जो पार्ट हुआ भी मैं निकाल देता हूँ, पता चला ना, ये जो पार्ट हुआ इट इज 98 सब सेक्शन 1। कॉपी फॉरवर्ड करो, रिकॉर्ड्स मंगवाओ, रिकॉर्ड्स वापस करो एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट, द अथॉरिटी में आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन एंड रिकॉर्ड्स कॉल्ड फॉर, एप्लीकेशन उनके पास होगी, रिकॉर्ड्स उनके पास होंगे। एंड आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट और इज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, कौन कौन बन सकता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, चलो लिस्ट शुरू कर दो। एडवोकेट, CA, CS, CMA, रिलेटिव, रेगुलर, एम्प्लॉई, GSTP। ओके। एंड द कंसर्न्ड ऑफिसर और इज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एप्लीकेंट और इज AR, डिपार्टमेंट का ऑफिसर और इज AR। बाय ऑर्डर आइदर एडमिट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, मतलब उनके पास एप्लीकेशन होगी, उनके पास आपके रिकॉर्ड्स होंगे, आपको सुनेंगे और आपके AR को सुनेंगे, कंसर्न ऑफिसर को सुनेंगे, क्या उनके AR को सुनेंगे। एंड बाद में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। चलो चेक करो, 3 प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। पढ़ना सीखना है। सो मैंने हमारे स्टडी मटेरियल में और हमारे जो भी लेटर से मैंने जो भी मटेरियल कंपाइल किया है उसमें 98% बैलेट रखने का ट्राई किया है, जिससे आप लैंग्वेज से यूज टू हो जाओ फ्रेंड्स। एंड लैंग्वेज ही आपको पैसे कमा के देने वाली है फ्रेंड्स। प्रोवाइडेड दैट अथॉरिटी शैल नॉट एडमिट the application where question raised in application is बहुत इंपॉर्टेंट already pending or decided। मतलब हमारा चार्ट आगे बढ़ता है, एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड कर दिए, कॉपी, रिकॉर्ड्स मंगवाए, रिकॉर्ड्स वापस कर दिए एज सुन एज पॉसिबल। बाद में हमारा जो AAR होगा वो आपकी एप्लीकेशन को एक बार चेक करेगा, जो आपकी एप्लीकेशन कोई जगह पे पेंडिंग है, कोई जगह पे डिसाइडेड है, तो वो स्टेट में क्या कर देगा, रिजेक्ट। आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। प्रोवाइडेड दैट, वापस मैं पढ़ रहा हूं, अथॉरिटी शैल नॉट एडमिट एप्लीकेशन वेयर क्वेश्चन रेज्ड इन एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ एप्लीकेंट अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई जगह पे अदर प्रोसीडिंग्स में आपका एप्लीकेशन पेंडिंग होगा तो यहां पे उसको कंसीडर करने वाले नहीं है। नेक्स्ट होगा
provided that no application shall be rejected under this subsection unless opportunity of being heard have been given to the applicant। मतलब हम ऑलवेज क्या प्रोवाइड करेंगे उसको, अपॉर्चुनिटी को। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना, है तो क्या करे, तेरी तकलीफ, हम उसमें कुछ खास कर सकते नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड रीजंस फॉर सच रिजेक्शन शैल ऑल्सो बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। देखो दो जगह पे रिजेक्शन आ सकता है, एक तो नंबर 1 कोई जगह पे पेंडिंग होगा, रेज्ड होगा तो भी रिजेक्शन आ सकता है, एंड यहाँ पे चेक करो यहाँ पे भी एडमिट और रिजेक्ट हो सकता है, दो जगह पे रिजेक्शन पॉसिबल। देखो एप्लीकेशन पेंडिंग डिसाइड हो तो रिजेक्शन आने ही वाला है, आपकी एप्लीकेशन कोई अदर प्रोसीडिंग्स में इस एक्ट में पेंडिंग के डिसाइड होगी तो रिजेक्शन आने ही वाला है, उसके अलावा भी रिजेक्शन आ सकता है। क्लियर, तो दो जगह से रिजेक्शन पॉसिबल। हमारे चार्ट के साथ आप कोरिलेट करते चलो, यहां पे भी रिजेक्शन पॉसिबल, यहां पे भी रिजेक्शन पॉसिबल। दोनों केस में डिपार्टमेंट क्या प्रोवाइड करेगा आपको, अपॉर्चुनिटी एंड रीजंस ऑफ रिजेक्शन उसके ऑर्डर में मेंशन करने वाला है। अदरवाइज एक ही मतलब एक ही एक्ट अभी बचता है, एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन। चलो आगे बढ़ो। A copy of every order made under subsection 2। कौन सा ऑर्डर यहाँ पे सबसेक्शन 2 में किया, रिजेक्शन का ऑर्डर के एक्सेप्टेंस का ऑर्डर, जो भी ऑर्डर पास किया shall be sent to applicant as well as the concerned officer। इन शॉर्ट जो भी जजमेंट उन्होंने लिया होगा कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उनकी कॉपी वो लोग डिपार्टमेंट को भी एज वेल एज एप्लीकेंट को भी फॉरवर्ड करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलो नाउ चेक करो, जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की होगी तो क्या होगा, Where application is admitted, आपकी एप्लीकेशन एडमिट कर दी गई, आपकी एप्लीकेशन उन्होंने कंसीडर कर ली, तो क्या होगा, अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में तो कुछ भी हो सकता है, रिजेक्शन भी आ सकता है, एडमिशन भी हो सकता है। जो आपकी एप्लीकेशन एडमिट होती है तो क्या होने वाला है, आओ जरा चेक करते हैं। Where application is admitted under subsection 2, authority shall after examining such further material as may be placed before it by applicant or obtained by the authority and after providing opportunity of being heard to the applicant or his authorized representative as well as concerned officer or his authorized representative pronounce its advance ruling on the question specified in the application। मतलब as per subsection 4 आपको अपॉर्चुनिटी देने के बाद आपका AAR आपका जजमेंट प्रोनाउंस करने वाला है, रूलिंग का आंसर आएगा, रूलिंग का प्रोनाउंसमेंट यहां पे होने वाला है। क्लियर, सबसेक्शन 4 जो आपकी एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो यहां पे रूलिंग वो लोग प्रोनाउंस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 5 वेयर एनी मेंबर ऑफ द अथॉरिटी डिफर ऑन एनी क्वेश्चन। उनके ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो लोचा हमको, उनके ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो क्या होगा, ऑन विच द एडवांस रूलिंग इज सॉट दे शैल स्टेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर and make a reference to appellate authority for hearing any decision on such question। मतलब जैसे ही उनके मेंबर्स के बीच में ओपिनियन में डिफरेंस आता है वो क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, रेफरेंस टू AAR। जिस पॉइंट के ऊपर ओपिनियन में डिफरेंस आता है वो रेफरेंस कर दिया जाएगा टू AAR। बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी। चलो सबसेक्शन 1 बोलते जाओ। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव की, एक कॉपी उसकी फॉरवर्ड कर दी जाएगी कंसर्न ऑफिसर को, रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे, वापस करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। सबसेक्शन 2 आपकी एप्लीकेशन एडमिट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, एडमिट भी हो सकती है। पहले उसके पहले आपकी एप्लीकेशन वो चेक करेंगे, कोई जगह पेंडिंग तो डिसाइडेड तो नहीं है ना, है तो सीधे रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी भी रिजेक्शन आ सकता है। तो रिजेक्शन आएगा और पेंडिंग डिसाइडेड होगी तो रिजेक्शन आएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड रीजंस लिखने पड़ेंगे ऑर्डर में ऑफ रिजेक्शन। नेक्स्ट आएगा, जो आपकी एप्लीकेशन वो एडमिट करता है तो उसके ऊपर वो लोग प्रोनाउंस करने वाला है एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करते करते ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो रेफरेंस किसको करेंगे, टू AAR। नेक्स्ट चेक करो, रूलिंग प्रोनाउंस करेगा विद इन व्हाट टाइम, तो अथॉरिटी शैल प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन व्हाट टाइम, 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जो दिन वो एप्लीकेशन रिसीव करता है उसके 90 डेज में वो रूलिंग प्रोनाउंस करने वाले हैं। बोलो क्लियर, जोरदार। एंड लास्ट, रूलिंग प्रोनाउंस करने के बाद अ कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय द अथॉरिटी ड्यूली साइंड बाय द मेंबर एंड सर्टिफाइड इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड शैल बी सेंट टू एप्लीकेंट, कंसर्न्ड ऑफिसर, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर आफ्टर सच प्रोनाउंसमेंट। इन शॉर्ट बहुत सारे लोगों को इसकी कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी। कितने कितने लोग होंगे, एक तो एप्लीकेंट होगा, एक तो कंसर्न्ड ऑफिसर होगा, एक तो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर होगा जिसको ये ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी। बोलो क्लियर, चार्ट के साथ एग्जैक्ट कोरिलेशन आप एस्टेब्लिश कर रहे होंगे फ्रेंड्स। देख लो, एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, रीजन लिखो रिजेक्शन के, एक्सेप्ट किया तो 90 डेज में रूलिंग प्रोनाउंस करने वाले हैं। प्रोनाउंस करते करते ओपिनियन में डिफरेंस आया, रेफरेंस टू AAR, अदरवाइज ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। क्लियर, ओके। फाइंडिंग्स ऑफ AAR आगे आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलो चेक करो, इट इज सेक्शन 99। ये भी कोई खास काम की नहीं है,
एग्जाम पर्सपेक्टिव रीड ओनली कर दो, एग्जाम के दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 95 थी ना फ्रेंड्स, सॉरी 96 थी, वो मतलब डबल आर अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन था। सिमिलरली जो 99 है ना, वो भी ट्रिपल आर की अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है। चेक करो, subject to provisions of this chapter for the purpose of these act, appellate authority for advanced ruling constituted under provision of SGST UTGST shall be deemed to be appellate authority in respect of that state or UT। कोई खास काम का नहीं है। नेक्स्ट आएगा 100 नंबर सेक्शन, अगेन वापस से इंपॉर्टेंट। द कंसर्न्ड ऑफिसर, jurisdictional officer or applicant aggrieved by any advance ruling pronounced under 98 subsection 4। 98(4) याद करो, 98(4) याद करो। यहां पे आपका रूलिंग को प्रोनाउंस किया गया था बाय डबल AR। उसमें आपको डिससेटिस्फैक्शन है, यू आर अग्रीव्ड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, मे अपील टू हुम फ्रेंड्स, एपेलेट अथॉरिटी। तो दो पार्ट्स में इसका डिवीजन कर दिया था हमने। फाइंडिंग्स ऑफ डबल AR, अब अग्री नहीं करते हो तो अपील फाइल करो, तो अग्री कर दिया तो क्या होगा, बाइंडिंग। अग्री कर दिया तो बाइंडिंग होगा, अग्री नहीं करते हो तब क्या फाइल कर सकते हो फ्रेंड्स, उसके लिए अपील टू ट्रिपल AR। चलो, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइल्ड विद इन व्हाट टाइम, 30-30 डेज। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पेज शुरू हो गया कि ट्रिपल AR को आप अपील फाइल कर सकते हो, एप्लीकेंट होगा, ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर होगा, कंसर्न ऑफिसर होगा, वो अपील फाइल कर सकता है विद इन व्हाट टाइम, 30-30 डेज। उसमें एक्सटेंशन भी आ सकता है 30-30 डेज का फ्रेंड्स। क्लियर? चलो चेक करते हैं। Every appeal under this section shall be filed within what time, 30 days from the date on which ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer, jurisdictional officer or the applicant। ये 30 days कहाँ से कंसिडर करने के, फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल AR। मतलब जो दिन आपको ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाता है फ्रेंड्स, उसके 30 डेज में आप क्या फाइल कर सकते हो, उसके लिए अपील। तो यू मे फाइल अपील विद इन व्हाट टाइम, 30 डेज फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल AR। Provided that appellate authority may, if it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause। फ्रेंड्स ये वर्ड है ना, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत बहुत पसंद आते हैं। चेक करो, some sufficient cause was preventing you, कितना ब्यूटीफुल वर्ड्स। some sufficient cause was preventing you from filing an application, from filing an appeal within 30 days। कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, कोरोना वायरस की सिचुएशन आ गई, तो something is preventing you from filing an appeal। From presenting the appeal within the said period of 30 days, तो allow it to be presented within further period not exceeding 30-30 days। मतलब 30 days में 30 days का क्या आ सकता है फ्रेंड्स, एक्सटेंशन। Every appeal under this section shall be in such form accompanied by such fees verified in such manner as may be prescribed। फॉर्म कौन सा, एज अ एप्लीकेंट हम फाइल करेंगे तो GSTA-RA 02, डिपार्टमेंट का होगा GSTA-RA 03। फीस किसके लिए है, हमारे लिए फीस है, जो कितनी है, ₹10,000। बोलो क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है। अभी मैं क्या कह रहा हूं समझो फ्रेंड्स। डबल AR जब, यही रेफरेंस के लिए रखो फ्रेंड्स, डबल AR जब अपना रूलिंग प्रोनाउंस कर रहा था, उसके मेंबर्स के ओपिनियन में डिफरेंस आया। डबल AR जब अपना ओपिनियन फ्रेम कर रहा था, रूलिंग प्रोनाउंस कर रहा था, उसके मेंबर्स के ओपिनियन में डिफरेंस आया। हम क्या बोलते थे, रेफरेंस टू ट्रिपल AR। क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या वो रेफरेंस के लिए फीस लगेगी, पता चला क्या वो रेफरेंस के लिए फीस होगी। तो फ्रेंड्स चेक करो क्या लिखा है, बताए, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन, ध्यान से, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन shall be in such form accompanied by such fees verified in such manner as may be prescribed। मतलब जब रेफरेंस होता है ना फ्रेंड्स, तब कोई फीस भी जाती नहीं है। अपील होगी तो फीस का क्वेश्चन आएगा, रेफरेंस होगा तो कोई फीस भी जाने वाली नहीं है, इतना हमको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 101, ऑर्डर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी में आफ्टर गिविंग पार्टीज टू द अपील और रेफरेंस, अपील की जो भी पार्टी थी, रेफरेंस की जो भी पार्टी थी, उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपका रिजल्ट आया पास, सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, either confirming or modifying the ruling appeal against or referred to। मतलब वो कंफर्म भी कर सकता है, उसको लेटर से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको जो भी ठीक लगेगा वो डबल AR के रूलिंग को मॉडिफिकेशन भी, मतलब वहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, वहाँ पे वो लेटर से चेंजेस भी कर सकता है, वो कंफर्म भी कर सकता है, उसकी मर्जी। ट्रिपल AR उसकी एपेलेट अथॉरिटी है, ऑब्वियसली हायर अथॉरिटी है तो वो चाहे जो भी कर सकती है।
ऑर्डर रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी पास्ड विद इन व्हाट टाइम 90 डेज। जैसे मैंने आगे भी डिस्कस किया कि आपका डबल ईयर का भी जो भी रूलिंग होगा फ्रेंड्स 90 डेज में पास किया जाएगा। यहाँ पे भी 90 डेज में आपको रूलिंग पास होने वाला है। ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील अंडर 100 और रेफरेंस अंडर 98 सबसेक्शन 5, वहाँ पे रूलिंग पास करना है 90 डेज में। कहाँ से? फ्रॉम कम्युनिकेशन, सॉरी अपील के टाइम लिमिट का 30 डेज में थी। देखो वहाँ पे 90 डेज कहाँ से थे फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लो। अपील की जो टाइम लिमिट, मैं अपील की टाइम लिमिट बोल गया फ्रेंड्स अभी, अपील की टाइम लिमिट थी वो कितनी थी? ऑर्डर आपको जो कम्युनिकेट किया जाता है उसके विद इन 3 डेज आप क्या फाइल कर सकते हो? अपील। 90 डेज में जो रूलिंग प्रोनाउंस करना है ना फ्रेंड्स, आपको 90 डेज में आपको रूलिंग प्रोनाउंस करना है, यहाँ पे था फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब डबल ईयर रिसीव करेगा उसके 90 डेज में रूलिंग प्रोनाउंसमेंट करना पड़ेगा। सेम 90 डेज यहाँ पे है, दोनों केस में सिमिलरिटी है। 90 डेज कहाँ से? फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, जो दिन आप अपील फाइल करोगे उस दिन से, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे एप्लीकेशन जब आप कंसिडर करोगे, वहाँ पे जब एप्लीकेशन आपने फाइल की वहाँ से 90 डेज, यहाँ पे जब आपने अपील फाइल किया रेफरेंस हुआ वहाँ से 90 डेज में आपका ये प्रोनाउंसमेंट रूलिंग का होने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर? Now, where members of appellate authority differ on any point or points referred to in appeal or reference, गजब पॉइंट जो मैंने आपको बताया, डबल एआर के ओपिनियन में डिफरेंस आता है, आंसर आएगा रेफरेंस टू ट्रिपल एआर। ट्रिपल एआर के ओपिनियन में डिफरेंस आता है, क्या करने का? ट्रिपल एआर के ओपिनियन में डिफरेंस आता है, क्या करने का? It shall be deemed that no advance ruling can be issued in respect of question under appeal और रेफरेंस। एग्जाम परस्पेक्टिव जबरदस्त इंपॉर्टेंट फ्रेंड। जो ये चैप्टर ना पढ़ के गए हो ना, डेफिनेटली ऐसा लिख के आए, मम्मी ऐसा पूछे कि ओपिनियन में मेजोरिटी है, बोलो क्या करने का? एमसीक्यू हो के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, 1000% जो आप ना पढ़ के गए हो तो क्या लिख के आओ? मेजोरिटी है, मेजोरिटी फॉलो करो, ऐसा ही लिख के आएंगे फ्रेंड्स। पर ध्यान रखना है यहाँ पे नो एडवांस रूलिंग इज द आंसर। ट्रिपल एआर के मेंबर्स की ओपिनियन में डिफरेंस आता है, आंसर इज व्हाट? नो एडवांस रूलिंग। उसकी जो भी कॉपी है सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दो। A copy of advance ruling pronounced by appellate authority duly signed by members certified in such manner as may prescribed shall be sent to applicant, concerned officer, jurisdictional officer and to authority after such pronouncement। In short सारे लोगों को ये आप ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड कर दो फ्रेंड्स। क्लियर? प्रोसेस मगज में फिट हो रही है धीरे धीरे। यस, नेक्स्ट आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग फ्रेंड्स, सेक्शन 102। फ्रेंड्स, जिस्टेट के ऑर्डर में कोई भी मिस्टेक है एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है हमारे पास उसके सेक्शन में। याद करो 109 से लेके 113 के अलग अलग सेक्शन में डिस्कस की थी अपील्स एंड डिवीजन में। बाकी कोई भी अथॉरिटी, सुना केयरफुली, बाकी कोई भी अथॉरिटी के ऑर्डर में मिस्टेक है विच इज एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, उसके लिए हमारे पास सेक्शन 161 है। याद करो सेक्शन 161 ओवरराइडिंग सेक्शन थी ना, याद हो रहा तो एक बार रेफरेंस लो सेक्शन 161 का, इट वाज ओवरराइडिंग सेक्शन। बट तभी भी मैंने बोला था वो जिस्टेट की जो भी रेक्टिफिकेशन की प्रोविजंस है वो स्पेसिफिक है, तो वहां पे 3 मंथ्स का टाइम लिमिट था, हमने एक्सटेंशन 3 मंथ्स 161 से लिया था। याद आ रहा है फ्रेंड्स? एडवांस रूलिंग में वापस एक बार ध्यान से, एडवांस रूलिंग में वापस एक बार रेक्टिफिकेशन के स्पेसिफिक प्रोविजन है, रेक्टिफिकेशन का अलग से प्रोविजन बना है विच इज 102 नंबर सेक्शन। मैं तो भी टेक्निकली ऐसा बोलूंगा फ्रेंड्स, सेक्शन 161 ओवरराइडिंग सेक्शन है, मतलब वही सेक्शन हर एक केस में एप्लीकेबल होगी, बिकॉज वहां पे क्या लिखा था? नॉटविथस्टैंडिंग एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट, का मतलब ये सारे प्रोविजन नहीं लेके ले जाएंगे जब रेक्टिफिकेशन की बात आएगी। बट स्टिल आई पर्सनली बिलीव कि टेक्निकली बरोबर है फ्रेंड्स, बट लॉजिकली जब स्पेसिफिक सेक्शन बनी ही हो तो उसका रेफरेंस लेना ज्यादा वाइबल होगा, बट टेक्निकली वही सेक्शन का रेफरेंस आएगा फ्रेंड्स। फर्क नहीं पड़ता जब तक वहां पे भी 6 मंथ्स है, सॉरी यहाँ पे भी 6 मंथ्स है, बट याद करो देखो टेक्निकल ये तकलीफ पड़ेगी फ्रेंड्स। जब बात करेंगे 161 की, वहां पे एक्चुअल तो 3 मंथ्स ही है, उसमें एक्सटेंशन फर्दर 3 मंथ्स का आ सकता है, बट 2 केस में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन नहीं आएगा। याद आ रहा है? एरिथमेटिकल एरर और क्लरिकल एरर। एक बार सेक्शन 161 ना देखा हो तो फ्रेंड्स अभी देख लो, तो ये डिस्कशन में एकदम परफेक्ट मजबूत पता चलेगा। 161 में वहां पे 3 मंथ्स का टाइम लिमिट था फॉर द पर्पस ऑफ एनी मिस्टेक विच इज एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करने के लिए, उसमें फर्दर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन था। बट एक्सटेंशन कब है? जब योर एरर इज नॉट एरिथमेटिकल और क्लरिकल, पता चला तो जाके 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको अवेलेबल होने वाला है। जब बात है कि सेक्शन 102 की, यहाँ पे स्पेसिफिकली 6 मंथ्स अवेलेबल है, मतलब तो डायरेक्ट क्लैश हुआ, वहां पे 3 मंथ्स प्लस 2 केस के अलावा 3 मंथ्स है, यहाँ पे 6 मंथ्स है। तो टेक्निकली कौन सा फॉलो किया जाएगा? तो फ्रेंड्स टेक्निकली 161 ही फॉलो किया जाएगा, बिकॉज वो ओवरराइडिंग सेक्शन थी। 161 इज ओवरराइडिंग सेक्शन 102 और इवन एंटायर एक्ट, तो 161 ही एप्लीकेबल होगा, बट लॉजिकली कौन सा एप्लीकेबल? 102। सर एग्जाम में क्या करने का? एग्जाम में 102, बिकॉज एडवांस रूलिंग के केस में जो भी रेक्टिफिकेशन की बात आएगी ना फ्रेंड्स, वो 102 से आएगी। अभी आप समझो, ये जो टेक्निकल बात है 161 की कोई बुक में एक्सप्रेसली अवेलेबल नहीं है, वो तो हम डिस्कशन करते हैं
सो मैंने आइडेंटिफाई किया, सबको कम्युनिकेट किया, आपको बताया, डिस्कशन के नेचर में बताया। बाकी फ्रेंड्स ये दोनों को कनेक्ट करना हमारे स्टडी मटेरियल में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो एग्जामिनेशन में एडवांस रूलिंग के रेक्टिफिकेशन की बात है, हम सेक्शन 102 ही कोड करेंगे, 6 मंथ्स ही कोड करने वाले हैं। बट ये 161 का रेफरेंस आपको पता होना चाहिए बिफोर यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस इंटेंशन से, उस मोटिव से आपको बताया फ्रेंड्स। क्लियर? तो दो ऑर्डर में रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, ऑर्डर ऑफ AAR, ऑर्डर ऑफ AAR। हम उसको रेक्टिफाई करने वाले हैं विच इज फ्रॉम एनी मिस्टेक विच इज अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। 2-3 मिस्टेक वापस एक बार रिपीट कर दूं। सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, हाई कोर्ट के जजमेंट का रॉन्ग एप्लीकेशन किया, जजमेंट मैंने उनके सामने कंसीडर मतलब पेश किया तो उन्होंने कंसीडर किए बिना जजमेंट पास कर दिया, प्रोविजन रॉन्ग अप्लाई करके मेरा जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है। तो ये सब अलग अलग मिस्टेक्स है विच इज अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, जिसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, जो आप रेक्टिफाई यहां पे करवाओगे अंडर विच सेक्शन 102। फ्रेंड्स चेक करो, दी ऑथोरिटी मतलब AAR और एपेलेट ऑथोरिटी मतलब AAR may amend any order passed by it under section 98(101). 98 सबसेक्शन 4 था, याद आया? देखो फ्रेंड्स ये रहा 98 सबसेक्शन 4, जहां पे रूलिंग वहां पे प्रोनाउंस होने वाला है। देखो ये सेक्शन 98, उसका ये सबसेक्शन 4 जहां पे रूलिंग प्रोनाउंस होता है। नेक्स्ट 101 नंबर सेक्शन, 101 नंबर सेक्शन सबसेक्शन 1 जहां पे AAR का रूलिंग प्रोनाउंस होता है। तो फ्रेंड्स लिखना हो सब सेक्शन के साथ, तो सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जहां पे दोनों अथॉरिटी का ऑर्डर प्रोनाउंस होने वाला है, रूलिंग प्रोनाउंस होने वाला है। अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी मे अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट सो एज टू रेक्टिफाई एनी एरर एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो कोई भी मिस्टेक इफ इट इज एपरेंट ऑन योर फेस ऑफ रिकॉर्ड उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। If such order is noticed by authority और appellate authority on its own accord, उनको खुद से पता चला कि उनके ऑर्डर में गलती है, उनके ऑर्डर को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, और is brought to its notice by concerned officer, jurisdictional officer, applicant और the appellant। इन शॉर्ट अदर पार्टीज ने उनको इंटीमेट किया कि आपके ऑर्डर में कुछ एरनियस है, आपके ऑर्डर में कुछ एरर है जो आपके ऑर्डर को बनाता है एरनियस विच इज फ्रॉम मिस्टेक अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। कितने टाइम में रेक्टिफाई कर सकते हो फ्रेंड्स? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के 6 महीने में उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। दोनों ऑर्डर की बात है, AAR के ऑर्डर की भी बात हो रही है, AAR के ऑर्डर की भी बात हो रही है, उसको आप रेक्टिफाई करवा सकते हो विद इन व्हाट टाइम फ्रेंड्स? 6 मंथ्स। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट फ्रेंड्स देखो ये रेक्टिफिकेशन आपको एडवर्सली इंपैक्ट करता होगा तो डिपार्टमेंट मतलब ये AAR के AAR आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए बिना ये ऑर्डर पास कर सकता नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन विच हैज इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग टैक्स लायबिलिटी रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ एडमिसिबल ITC शैल बी मेड अनलेस एप्लीकेंट और एपेलेंट हैज बीन गिवन व्हाट? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सिंपल वर्ड्स में उसको क्या प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स? अपॉर्चुनिटी। बोलो क्लियर? दोनों के ऑर्डर में कोई भी मिस्टेक है विच इज अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा विद इन व्हाट टाइम? 6 मंथ्स। जो आपका ये रेक्टिफिकेशन एडवर्सली इंपैक्ट करता हो तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, अपॉर्चुनिटी के बिना इस ऑर्डर को हम पास कर सकते नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? तो आज का डिस्कशन हम यहाँ तक रखते हैं, आगे का सब्सिक्वेंट सेशन जो भी हमारा होगा उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। छोटा सा बेचारा चैप्टर है जहाँ हम उसका रीडिंग खत्म कर देंगे, जहाँ पे डिस्कस करेंगे 103 उसकी एप्लीकेबिलिटी, जो फ्रेश प्रोविजन है जिसको चार्ट में कवर नहीं किया है, कवर नहीं हो सकता वहाँ पे। 104 वापस एक बार नए प्रोविजन जो चार्ट में कवर नहीं होते हैं, वाइड अब इनिशियो वाले प्रोविजन से। बाद में 105 पावर से ये भी चार्ट में कवर नहीं होता है। तीनों तीन फ्रेश प्रोविजन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। 106 ऐसा कुछ खास नहीं है डिस्कशन करने जैसा। एंड बाद में जो जबरदस्त काम हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में करने वाले हैं, इसके बहुत इंटरेस्टिंग एफएक्यूज और लेटर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए हैं, फ्यू नहीं है, थोड़े ज़्यादा ही है फ्रेंड्स, तो लगभग 20+ कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने फ्रेम किए थे। 18 क्वेश्चंस है लगभग जो मैंने फ्रेम किए थे, उसको हम डिस्कशन करेंगे। मम्मी ने क्या पूछा आज तक एग्जामिनेशन में, उसको भी डिस्कस करेंगे एंड हमारा सब्सिक्वेंट सेशन वहाँ पे कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। एक दिल से ऐसी इच्छा है चार्ट एकदम मगज में 2-3 बार रिफर करना, 2-3 बार मगज में पूरा एकदम फिट हो जाए मगज में, ऐसा ट्राई करना फ्रेंड्स। क्लियर? थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।